बैकग्राउंड जो है, अब हम ये समझेंगे कि क्लीनिंग सफाई क्या होती है। तो क्लीनिंग बेसिकली क्या है कि ये जो फॉरेन मटेरियल है, चाहे मिट्टी, सॉयल, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे ब्लड है आपका, सिक्रेशंस हैं, फूग है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को किसी भी सरफेस से हटाने को, ठीक है, किसी भी सरफेस से रिमूव करने को, चाहे वो सरफेस हो चाहे वो कोई आइटम हो। सरफेस मतलब जैसे ये टेबल है, इसकी ये सरफेस की क्लीनिंग है। आइटम मतलब जैसे ये मेरा हाथ में ही पकड़ा हो, इसको क्लीन करो, ठीक है, आपका बीबी इंस्ट्रूमेंट है उसको क्लीन करो, ये आपके जो स्विच लगा हुआ है उसको क्लीन करो, ठीक है, या आपका कमोड है उसको क्लीन करना, या ठीक है, या व्हील चेयर के हैंडल्स है या उसको क्लीन करना, साफ करना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्लीनिंग जो सिंपली जो सफाई है जो हम लोग घरों में करते हैं, ठीक है, कि घरों के अंदर क्या करते हैं कि भाई डस्ट है, ठीक, कोई मिट्टी विट्टी आ गई है, कोई है ना, और कोई बाई चांस कोई किसी ने थूक वूक दिया है या कुछ है ना, कोई सामान गिर गया है, ठीक, तो ये सिक्रीशंस हैं, कुछ एक्सक्रीशंस हैं, लैट्रिन पेशाब जो भी है, ठीक, इन सबको किसी भी सरफेस या ऑब्जेक्ट से साफ करने को क्लीनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली क्या है, फिजिकल रिमूवल है। इसको आप डस्टिंग से करते हो, झाड़ू लगा के करते हो, मॉप से करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ों से इसको आप करते हो। तो बेसिकली क्लीनिंग में क्या है कि आप इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या इन चीज़ों को हटा रहे हो और इनको क्या कम कर रहे हो। उसके बाद डिसइंफेक्शन की कार्रवाई होती है, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं जो ये प्रोविंशियल इन्फेक्शियस डिजीज एडवाइजरी कमेटी है, इन्होंने कुछ जो है डेफिनेशन दी थी। तो इसमें पहला था ये फोमाइट बोलते हैं। फोमाइट क्या होते हैं, जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि एनवायरनमेंट में रखे हुए हैं या पड़े हुए हैं, ठीक है। फोमाइट जैसे कि जब इस पर टीवी ये रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, फाइल रखी हुई है, रिमोट रखा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आइटम रखा हुआ है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, आइटम्स हैं जिनको आप फोमाइट बोलोगे, ठीक है। कुर्सी है, टेबल है, इस टाइप की चीज़ें, ठीक। और ये बेसिकली क्या, व्हीकल और ट्रांसमिशन, मतलब इन पे अगर इन्फेक्शन आपने डाल दिया है तो ये क्या है, व्हीकल जैसे गाड़ी को ट्रांसपोर्ट की तरह से यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो उस हिसाब से ये व्हीकल और ट्रांसमिशन, ठीक है। कंटामिनेशन क्या है कि जब इन आइटम्स पे, ठीक है, कपड़े लत्ते आपके जो भी आपके टीवी और रिमोट और जितने भी आइटम्स हैं, आपका बीबी इंस्ट्रूमेंट है या जो है ना, आपके मॉनिटर्स हैं, इन सब के ऊपर बिजली का स्विच, इन सब के ऊपर जब ये आइटम्स आ जाते, जब ये क्या कहते हैं अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब प्रेजेंट होता है तो इसको कंटामिनेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको रिमूव करने को, कंटामिनेशन को हटाने को, क्लीन करने को, प्रमोशन ऑफ हाइजीन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी कंडीशन, इसको सैनिटेशन कहते हैं। इसकी अच्छी तरीके से साफ सफाई प्लस डिसइंफेक्शन को सैनिटेशन बोलते हैं। करते कैसे इसको, डिटर्जेंट से करते हैं। आपको पता है कि बहुत तरीके के साबुन आते हैं, ठीक है। साबुन का काम क्या, अगर आपने देखा होगा कि ये ऑयल को इमल्सिफाई करते हैं, ऑयल को वो झाग के साथ में ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोई मिट्टी वगैरह तो उसको नीचे डाउन चली जाती है, ठीक। ये प्रोटीन एंजाइम्स भी रखते हैं, अगर उसके अंदर बाई चांस आपका ब्लड है, ब्लड प्रोडक्ट कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें प्रोटीन होता है, बॉडी के सेल्स कहाँ होते हैं, तो उसमें इसमें क्या है, प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। जैसे पेट में खाना खाने की पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं ना, सीड टाइप ऑफ एंजाइम, इस टाइप ऑफ ड्रेसेस में भी होते हैं, अगर आपको ये वाली चीज़ें हटानी हो। एंटीसेप्टिक क्या है, कि एंटीसेप्टिक ऐसा सॉल्यूशन है या पदार्थ है, ठीक, जो कि लिविंग टिश्यू पे लगाते हैं या स्किन पे लगाते हैं, एंटीसेप्टिक। और वही उसी टाइप का, ठीक है। तो ये समझ गए एंटीसेप्टिक क्या है। तो एंटीसेप्टिक क्या है, जो कि अप्लाई टू लिविंग टिश्यू एंड स्किन के ऊपर लगाते हैं, इसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। मतलब आपके अपने शरीर से अगर या बॉडी से अगर आपको इन्फेक्शन हटाना है तो आपको जो भी केमिकल लगाते हैं उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं, ठीक। तो दूसरा जो डिसइंफेक्टेंट है, ये केमिकल्स हैं जो कि इननेट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जिस टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो लिविंग के अलावा जो भी ऑब्जेक्ट्स, जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, जो सामान है उस टाइप की वस्तुओं को साफ करने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। और जो लिविंग शरीर के ऊपर अगर हम अपनी बॉडी पर लगाएंगे उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। अब क्लीनिंग के अंदर है, एक नॉर्मल क्लीनिंग है जो मैंने पहले बताया, जिसको क्लीनिंग वो किससे होती है, पानी से, डिटर्जेंट्स और मैकेनिकल एक्शन से, ठीक। मैकेनिकल एक्शन आप जैसे आप उसको पोंछा लगाए करते हो या मशीन से करते हो, ठीक। दूसरी एक, पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है, ट्रांसफ़र होता है या डेथ होती है, उस समय पे भी जो है कंटामिनेटेड जो
जो क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग जिसको आप बोलते हैं, तो वो थ्रू रिमूव दी कंटेमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसकी हम बात कर रहे हैं। डिसइंफेक्शन क्या है? द इनएक्टिवेशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिसइंफेक्शन क्या है कि जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्शन बोलते हैं। तो ये क्या है? जिंदे माइक्रो बैक्टीरिया को मार देते हैं, फंगस को मार देते हैं, मगर ये जो स्पोर्स होते हैं, फंगस होती है, जो फंगस के स्पोर्स होते हैं, बड़े कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो भी स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं कि वो डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, जैसा आप देखो ना कछुआ, जैसे अगर वैसे चल रहा है लेकिन उसमें कोई अटैक हो रहा हो तो वो क्या करेगा? अंदर चला जाता है, तो उसके शेल, उसके चारों तरफ शेल आ जाता है, तो उसको आप मार नहीं सकते। तो जो लिविंग बैक्टीरिया या फंगस है उसके चारों तरफ जो शेल बन जाता है तो उसको स्पोर बोलते हैं, समझ लो। तो उसको जो है इससे डिसइंफेक्शन से नहीं मारा जा सकता। ठीक है, उसको उसके लिए आप क्या करते हैं? स्पोर मारने के लिए क्या करते हैं, कोई बताएगा? स्पोर्स मारने के लिए अरे ऑटोक्लेव करते हैं ना, MSDS, इसके बारे में सबने सुना होगा, मटेरियल डेटा सेफ्टी, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। ये कौन बनाता है? ये पता है किसी को? जो केमिकल को बना रहा है या सप्लाई कर रहा है उसी कंपनी का काम है। ठीक है, ये आपका हमारा काम नहीं है। जो ये बना कंपनी जिस भी केमिकल को बना रही है उसको कैसे यूज़ करना है, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान है, अगर ये आँख में चला गया तो क्या करना है, मुंह में चला गया तो क्या करना है, नाक में चला गया तो क्या करना है, इन सारी सूचनाओं को जो है एक फॉर्मेट के अंदर भेजा जाता है, और इस फॉर्मेट को आप क्या बोलते हैं? MSDS शीट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी है। इसलिए जब मुझे याद है कि NABH छोड़ा था 2020 में, मैंने बोला था कि कंपनी के उसके लेवल पे देखो, लेवल पे लिखा होगा इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, इससे क्या फ़ायदा होगा, किसको साफ करना है, और इससे क्या नुकसान हो सकता है, और अगर नुकसान हो गया है, किसने पी लिया है, लगा लिया, आँख में चला गया, तो उसको कैसे ठीक करना है। तो एंटीडॉट भी उसमें लिखी होगी। ठीक है, ये वाली चीज़। ठीक है, इसमें इसने लिख दिया है MSDS आर प्रिपेयर्ड बाय सप्लायर और मैन्युफैक्चरर। ये उसका काम है बताना। ठीक है, क्योंकि उसने क्या केमिकल डाला उसी को पता है, हमें नहीं पता। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है उसको पता है कि कौन सा केमिकल इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब हम आते हैं कि ये सब काम किसका है। ये जो काम है बेसिकली जो क्लीनिंग का, साफ सफाई का, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग का, इन्वेस्टमेंट में, है ना, ये सारी चीज़ें जो मेंटेनेंस का जो काम है, ये सारा काम है हाउसकीपिंग वाले का। ठीक है, तो जो होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको पता है कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है वो हाउसकीपिंग वालों का है, सबसे ज़्यादा मैन पावर इनके पास है। ठीक है, तो हाउसकीपिंग बेसिकली क्या है? ये सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट होता है, सपोर्ट सर्विस सेक्शन कह दो किसी भी हॉस्पिटल का। ठीक है, और इसका काम क्या है? पेशेंट केयर एरिया को, पब्लिक एरिया को और स्टाफ एरिया, ठीक है, इन सब की साफ सफाई, मेंटेनेंस और देखने में अच्छा लगे, एस्थेटिकली अच्छा लगे, इसलिए जो है लुक अच्छी रहे, एस्थेटिकली ठीक लगे, इसलिए गार्डनिंग भी इनके, ये हॉर्टिकल्चर भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, आगे क्लियर है सबको? है ना। तो जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंडर में क्या क्या आ गया? पेशेंट केयर एरिया, पब्लिक एरिया, पब्लिक, है ना, स्टाफ के, जहाँ पे स्टाफ का एरिया है, ठीक है, और आपका जो बाहर का एरिया है, जो आपका लॉन है, जो आपका बेड है ना, वो सारा एरिया जो है हॉस्पिटल के अंदर आता है। इसको सैनिटेशन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं या सैनिटेशन सर्विसेज भी बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका क्या काम हुआ? ऑल एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए क्लीन, सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। किसी भी हॉस्पिटल का या किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी घर का जो है, और उसका जो काम है उसको साफ, क्लीन, सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करना, ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का, ये सैनिटेशन डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल्स ऑफ क्लीनिंग क्या है? बेसिकली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन जगहों पे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, विजिटर्स आते हैं, अटेंडेंट्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके
जो है जो टेक्नीशियंस भी आते हैं, है ना, बिजली वाले भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। आपकी मशीन खराब हो गई, बाहर से ठीक मशीन ठीक करने वाला आ रहा है, बिजली आपकी खराब हो गई, बिजली इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाला बंदा आ रहा है, पानी खराब हो गया आपका जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट वाला आ रहा है ना। ये जो है बेसिकली, तो इन सबको जो जो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में आते हैं सबको रिस्क है किस चीज़ का, इन्फेक्शन होने का रिस्क है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट क्या होगा, इनका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? तो ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो सबसे पहला काम इनका क्या हो गया कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ हाउस, ठीक है, ओके, और हॉस्पिटल, ये इनका काम है, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सफाई एंड जनरल अपील ऑफ दी एंड लुक ऑफ दी हॉस्पिटल। दूसरा काम इनका है कि अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना, क्या करना, अपने स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग देना है, रेगुलर एंड पीरियोडिक ट्रेनिंग देनी होती है, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे, अगर किसी ने कोई गलत तरीके से कर रहा है तो गलत तरीके से ही करता रहेगा, इसलिए जो है रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग होती है, ठीक है। देन इनका काम है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनके साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, क्या करना, गुड रिलेशन मेंटेन करना, अपने मेंटेनेंस वालों से अच्छा रिलेशन करना है, नर्सिंग स्टाफ से अच्छे रिलेशन मेंटेन रखना है, ठीक। अगर रिलेशन मेंटेन नहीं होंगे तो मनमुटाव चलता रहेगा, मनमुटाव चलता रहेगा तो किसी का मन जो है ढंग से काम करने वाला ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आर्ट्स। जो इस डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, मैं तो कहूँगा उनकी क्यों भाई, सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी इन लोगों की जिम्मेदारी है एज रिगार्ड्स इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आकर से। देन है इशू एंड कंट्रोल ऑफ क्लीनिंग एजेंट, जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स हैं और डिसइंफेक्टेंट्स हैं, इन सबका या जो मशीनरी है इन सबका इशू, मेंटेनेंस एंड यूज़, ये सारा का सारा जो है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की जो हेड है, जैसे यहाँ पे जो हेड ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कौन है यहाँ पे, मिस्टर प्रेम सिंह, तो ये इनकी चार्टर ऑफ ड्यूटी के अंदर आता है। देन मेंटेनेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, हर चीज़ की ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने की, जो जैसे आप कहते हैं ना डीप क्लीनिंग करना, तो डीप क्लीनिंग का जो रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा, ये आपका काम है मेंटेन करने का कि भी मेरे कहाँ पे डीप क्लीनिंग हुई, ठीक है। मतलब अभी ये जिस डिपार्टमेंट की डीप क्लीनिंग करा रहे हो या जिस, चाहे आईसीयू फ्लोर हो, चाहे वो आपका फ्रंट ऑफिस हो या कोई भी हो, ठीक, तो उसको तो रखनी ही रखनी है, बट जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, उसका को एक किताब बनानी होती है कि मेरा ये शेड्यूल है, मंडे को मैं यहाँ पे डीप क्लीनिंग होगी, ट्यूसडे को यहाँ होगी, वेडनेसडे को यहाँ होगी, थर्सडे को यहाँ होगी, दिन में, ठीक है। ये हिसाब से आपको अपना जो है इसका रिकॉर्ड जो रखना होगा, हर टाइप का रिकॉर्ड, आपको क्या इशू करा रहे हो केमिकल्स उसका भी रिकॉर्ड रखना, क्या यूज़ कर रहे हो उसका भी रिकॉर्ड रखना, कितने स्टाफ आपके उसका भी रिकॉर्ड करना है, उनके पेमेंट अलाउंसेस, कहने का मतलब है ऑल टाइप ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। एक अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो डिपार्टमेंट को एफिशिएंटली चलाने में क्या करती है, हेल्प करती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल क्लीननेस आर टू फॉर, दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं इस डिपार्टमेंट के और क्लीननेस के। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्फेक्शन जो है वो जो नोज़ोकोमियल जो इन्फेक्शन, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है कि पेशेंट आपके पास एक बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए आया है और वो दूसरी बीमारी आप यहाँ से लेके जा, ठीक है, एक इन्फेक्शन लेके आया था और एक इन्फेक्शन आपसे लेके चला गया, तो उसको क्या बोलते हैं, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, टू रिड्यूस नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, कि पेशेंट को मिनिमम जो है मतलब हमारी तरफ से हॉस्पिटल से कोई भी आप इन्फेक्शन ना हो, ठीक। दूसरा क्या है, तो क्रिएट ए क्लीन सेफ एंड अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट इन द हॉस्पिटल, ठीक है। साफ सुथरा एनवायरनमेंट बनाए, सेफ एनवायरनमेंट बनाए और अट्रैक्टिव बनाए, देखने में अच्छा लगे। फिर तो कहते हैं ना कि यहाँ पे जो है गमले लगा दो, पेड़ पौधे लगा दो, है ना, ऐसे कर लो, बाहर का क्लीन कर लो, सो दैट कि कोई बंदा आता है उसका मन उसको देख के खुश हो जाए। अगर उसका मन ही खुश नहीं हुआ, ठीक है, तो आपकी देखते देखा बाहर आया, क्या है, सूखे गमले लगे हुए, कोई पानी नहीं दे रहा है, पत्ते पड़े हुए हैं, ठीक। कहने का मतलब वहीं से बंदे का वो हो जाता है कि कैसी जगह आप कोई मेंटेन, आप कहीं जाते हो अच्छे किसी होटल में जाते हो, है ना, या कहीं पे आप क्या कहते हैं हार्टिट्यूड में कहीं पे जाते हो, हिल्स में जाते हो, क्या देखते हो, साफ ग्रीनरी देख के कितना मन खुश हो जाता है, ठीक है, साफ सफाई देख के कितना मन खुश हो जाता है। तो कहने का मतलब वो सारी चीज़ें, इनफैक्ट मैं आई एम हैप्पी कि इस हॉस्पिटल के अंदर पिछले 3 साल के अंदर
ऑलमोस्ट इसको कहते हैं ना कि 200% इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे हिसाब से, ठीक, एज रिगार्ड्स हाउस कीपिंग, एज रिगार्ड्स क्लीनलीनेस, एज रिगार्ड्स सेफ एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पे हुआ। तो किसके लिए करना है सारा काम हमने, इन लोगों को करके रहे पेशेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए और विजिटर्स जो है। अब एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल को डिफरेंट जो है उसमें डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है, जगह के अंदर उन लोगों के उनके नाम दिए हुए होते हैं। जैसे क्या दिया होता है, एक्यूट केयर एरिया। तो एक्यूट केयर एरिया के अंदर क्या है, कौन कौन से हैं जो है, जो इनसाइड एक जो पेशेंट का सपोज जैसे आपका कैजुअलिटी वाला डिपार्टमेंट है, आपने उसको 4 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 कर्टेन लगा करके 4 बेड्स के। तो वो जो पेशेंट केयर एरिया जो है, तो एक्यूट केयर एरिया मतलब जहाँ पे जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है आपका वहाँ पे एक्यूट केयर एरिया है, ठीक है, या आपका आईसीयू एक्यूट केयर एरिया है, ठीक है। दूसरे में आईसीयू को सेपरेटली अलग से भी दे दिया है कि ये जो जहाँ पे एक बेड स्पेस या रूम, आपने देखा होगा कि जैसे आईसीयू में हमारे 22 बेड हैं, तो 22 अलग अलग छोटे छोटे से कर्टेन से आपने बेड स्पेस क्रिएट की है, ठीक है। तो बेड स्पेस का मतलब क्या है कि पेशेंट का बेड, उसके साथ में जो वहाँ पे मॉनिटर लगे हुए हैं, जो आपका वो ऑक्सीजन का सक्शन के जो पैनल लगा हुआ है, जो आपने कोई वेंटिलेटर रखा है वो, तो ये सारे जो आपकी कार्डियक टेबल है, ये सारे जो चीज़ें हैं उस बेड स्पेस का क्या है, पार्ट बेड। उसके बाद जो आसपास के आइटम्स हैं जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो और उसका फ्लो, ये सारे जो हैं उस बेड स्पेस का पार्ट। या अगर आप उसको छोटे छोटे कमरों में बदल करते हैं तो देन जो है आईसीयू, जैसे हमारा आईसीयू रूम टाइप क्या है हमारे पास, जैसे हार्ट कमांड है ना, हार्ट कमांड कितने 2 बेड, ठीक है। बाकी जो है आपने वो लगा रखा है, एक जो है रिकवरी बेड, 3 बेड नहीं 2 ही बेड, ठीक है। तीसरा एक है रिकवरी है, रिकवरी वाला कौन सा है, जहाँ पे आपने क्या करते हो, अगर आप कुछ कर रहे हो, कोई प्रोसीजर कर रहे हो, ठीक है, कौन से प्रोसीजर करते हैं उसमें, मुझे जिसमें दौड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, टीएमटी अगर करनी है आपने, या आप इको करते हुए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो एक रिकवरी बेड वो आपका हॉस्पिटल बेड में काउंट नहीं होगा, ठीक है। या जो आपके जो ओपीडी में बेड्स पड़े होते हैं वो हॉस्पिटल बेड में काउंट नहीं करते हैं, या आपके डायग्नोस्टिक में बेड्स पड़े हुए हैं उनको हॉस्पिटल बेड में काउंट नहीं करते, समझ। तो जब काउंटिंग जब 100 बेड्स की आप काउंट करोगे तो उसमें इस टाइप की वाले बेड्स जो है ओपीडी के बेड्स हैं, ये सारे, या जो आपका कैजुअलिटी का बेड, ये सब काउंट नहीं होते उसमें, ठीक है। वो 100 बेड जो अलग है, जो जिस पे लिटा के पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है। आप अलॉटमेंट ऑफ बेड करते हो ना, अब क्या करो, जब आप कैजुअलिटी से ओपीडी से पेशेंट को एडमिट करते हो, क्या वो बेड नंबर देते हो ना, ठीक है। तो वो जो बेड नंबर दिए जाते हैं उतने बेड का वो, जितने नंबर आप अलॉट कर सकते हो उतने बेड का वो हॉस्पिटल कहलाता है, ठीक है। तो जो बाकी के बेड्स हैं उसमें काउंट नहीं होता। फिर ये है इन नर्सरी एंड न्यूनेटल सेटिंग्स द पेशेंट एनवायरनमेंट इज इंक्यूबेटर। जैसे अब आपका एनआईसीयू है, ठीक, एनआईसीयू में जो पेशेंट का एनवायरनमेंट कौन सा है, जो उसका बेसिनेट है जिसमें वो बच्चे को रखते हैं, और जो उसके जो इक्विपमेंट यूज हो वो उसका एनवायरनमेंट, ठीक है। एम्बुलेटरी केयर कहाँ पे करते हो आप, द पेशेंट एनवायरनमेंट इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट के। ओपीडी में जैसे एग्जामिनेशन कर रहे हो या ट्रीटमेंट टेबल है, यहाँ पे इंजेक्शन दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो सारे जो है, ठीक, या चेयर है या वेटिंग एरिया है, ये एम्बुलेटरी जहाँ पे कि पेशेंट अभी एक बैठा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब ओपीडी में आपने 100 पेशेंट देखे है ना, तो एक एग्जामिनेशन पहुँच पड़ा है, स्टूल पड़ी हुई है, तो वो कॉमनली यूज होने वाले। इन शेयर्ड एनवायरनमेंट कौन से हैं, जैसे आपके पीडियाट्रिक्स के अंदर बच्चों का प्ले रूम बना हुआ हो, या आपके वेटिंग एरिया जितने भी, वो सारे कॉमन शेयर्ड एनवायरनमेंट है, ठीक है। पेशेंट भी शेयर कर रहा है, अटेंडेंट भी शेयर कर रहा है, ठीक है। आप ऐसे कोई थक गया वो उसमें बैठ गया, वो भी शेयर कर रहा है, ठीक है। डाइनिंग हॉल है जैसे, तो जैसे ऊपर अभी खाना खा रहे हैं बैठे हुए, तो वो भी शेयर्ड है। जो आपका जो कैफेटेरिया है वो भी शेयर्ड एनवायरनमेंट, ये जो है आपके शेयर्ड एनवायरनमेंट कहलाते हैं। तो स्पेशली जो शेयर्ड एनवायरनमेंट कहाँ होंगे, जैसे मेंटल हेल्थ वाला है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये सारे एरिया जो है जहाँ पे ये आपके शेयर्ड एनवायरनमेंट है। अब क्लीनिंग अगर करनी है तो
क्लीनिंग ऑफ द हेल्थ केयर एनवायरनमेंट प्रोसेस, मतलब अगर कहीं पे आपने साफ सफाई करनी है या साफ क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तो उसमें क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आप क्या करोगे कि आइडेंटिफिकेशन करोगे कि भाई किसको क्या साफ करना है ना? पेशेंट का बेड स्पेस क्लीन करना है या रूम क्लीन करना है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट क्लीन करना है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो गया? चूजिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसको साफ करना है, क्या साफ करना है, वो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे ना कि मैंने कौन सा केमिकल यूज करना है, बाथरूम साफ करना है दूसरा केमिकल यूज करना है, ठीक है। कुछ और चीज़ क्लीन करनी है, कोई ऑर्डर बैड ऑर्डर हो रही है तो कुछ आपने कुछ और केमिकल यूज करना है, ठीक है। उस हिसाब से आपने चूजिंग ऑब्जेक्ट, तो भाई आपको वो ऑब्जेक्ट चूज करना है, देखना है कि किसको हमने साफ करना है। दूसरा क्या है कि इंश्योर कंपैटिबिलिटी, कि किससे हमने साफ करना, कौन सा क्लीनिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं। तो क्लीनिंग एजेंट और जो सरफेस जिस पर आप वो क्लीनिंग एजेंट को लगाओगे उसमें कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं हमने यहाँ पे कुछ लगाया, पता लगा इसमें आग लगी, जल गया, ये खुदरा हो गया, ठीक है। तो सेकंड टास्क क्या होगा, केमिकल और जो सरफेस है ऑब्जेक्ट है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रही, वो उससे डैमेज तो नहीं हो रहा। सपोज आपको बोलोगे ये मोबाइल है, इसे साफ कर लो, आपको लगा पहले देख तो लो ये इसको साफ करने के लिए है कि नहीं, है ना। तो वहां से आप तो क्या इंश्योर करना है, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग एजेंट विद द आइटम्स एंड सरफेस टू बी क्लीन, कि ये उस सरफेस को, ये आइटम को डैमेज तो नहीं करेगी, ठीक है। तो वो चीज़ देखना जरूरी है। ऐसा तो नहीं यहाँ पे आप एसिड डाल तो पता लगा ये जल गया, तो एसिड से नहीं क्लीन करोगे ना, उस टाइप के। देन आपका है ऐसे आइटम्स को आइडेंटिफाई करना जिनको रिपेयर नहीं, जिनको क्लीन नहीं कर सकते, जो नॉन फंक्शनल है, टूट गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो ठीक है, तो उसको आप बाहर कर दोगे, अलग कर दोगे, उसको अपना केमिकल वेस्ट नहीं करोगे। तो क्या प्रोसेस होगी, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या प्लेस या एरिया, क्या हमने क्लीन करना है। दूसरा क्या है कि केमिकल जिसको यूज़ करना चाह रहे हैं हम, क्लीनिंग एजेंट यूज़ करना चाह रहे हैं, उसकी जिस चीज़ को हमने क्लीन करना है, चाहे ऑब्जेक्ट है वो, चाहे वो सरफेस हो या कोई एरिया हो, वो उसको डैमेज तो नहीं करेगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, ऐसे आइटम्स को आइडेंटिफाई करना जो खुद ही डैमेज हो चुके हैं, जिनको यूज़ नहीं किया जा सकता और जिनको निकालने में ही फायदा है। तो ये आपके तीन जो है एस्पेक्ट है प्रोसेस। फिर ये कहते हैं कि जो कोई भी सरफेस है, ठीक, कि जिसको भी आपने क्लीन करना है, तो आपको देखना, आप अगर देखोगे जैसे अब ये आइटम रखा है एकदम जो है स्मूथ है, तो इसको आसानी से साफ किया जा सकता है, ठीक है। तो जो आपके रेडीमेड आइटम्स होते हैं जिनमें ग्रूव्स बने हुए होते हैं, उनको थोड़ा डिफिकल्टी से क्लीन किया जाता है, तो उसमें टाइम भी लगता है और उसमें एनर्जी भी लगती है, और ठीक है, उसमें ठीक, तो ये उसके डैमेज होने के चांस भी, अगर आप उसको ध्यान से नहीं कर रहे हैं तो ठीक। तो आइटम्स कैसे होने चाहिए, जिसकी लाइफ साइकिल होती है, कॉस्ट इफेक्टिव हो, और जिस पे कोई स्लिप होने के चांसेस कम से कम, आसानी से इंस्टॉल कर सके, डिमोलिशन हो सके, रिप्लेसमेंट हो सके अगर जब खराब हो जाए तो, ठीक है। नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, नॉन एलर्जिक होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो आइटम की जो आप उसको यूज कर रहे हो और उससे वो आपको जो है एलर्जी कर दे या आपको नुकसान कर दे, टॉक्सिक कर दे। ड्राई कंडीशंस जहाँ पे होती हैं, आप देखोगे कि जहाँ ड्राई कंडीशन में एक टाइप का बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं उसमें डेवलप होता है, और जहाँ पे वेट कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे भी नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, साथ वहाँ पे फंगस होने के चांसेस है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पे नमी है, स्पेशली जो GDA और हाउसकीपिंग वाले लोग हैं या जो हाउसकीपिंग मैनेजर सुपरवाइजर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि यार जहाँ पे नमी है, जहाँ पे ठीक है, जैसे भी बरसात हुई है तो जो आपने देखा होगा कि कॉर्नर्स में, आइटम्स में, कुछ आइटम्स में नमी आ जाती है, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे उनको फिर आपको ध्यान से करना है, उसमें ये बैक्टीरिया हो सकते हैं ग्राम नेगेटिव, साथ में फंगस भी हो सकती है, ठीक है। तो उन आइटम्स को आपको ध्यान से क्लीन करना होगा। कपड़े वाले आइटम्स हैं, कपड़े वाले आपने देखा होगा, कपड़े में अगर आपके गंदे कपड़े पड़े रहे, कोने में पड़े रहे, तो उसमें फंगस लग जाती है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका मतलब ये कपड़े, कपड़े का जितने भी कपड़े के आइटम्स हैं, ठीक है,
तो उनको जो है साफ करना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि उसमें अगर एक बार आपने कोई किसी ने उल्टी कर दी तो वो उसके अंदर चली जाएगी। या किसी ने एक बार किसी बच्चा कोई लेडी बच्चे को लेके बैठी हुई है, रात के सोफे कैसे हैं जिसमें कपड़ा चढ़ा हुआ है, या कुर्सी ऐसी जिसमें कपड़ा चढ़ा हुआ है, तो बच्चे ने सुसु की है, बीमार है पहले से ही, या बच्चे ने लेटरिन कर दी, तो क्या होगा उसका, तो उसी में सोख हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, किस टाइप की सर्फेसेस यूज होनी चाहिए, कोई बताएगा? किस टाइप का सोफा है, किस टाइप की कुर्सी है, किस टाइप का वो लाना चाहिए, कैसा लाना चाहिए? मतलब या तो प्लास्टिक कवरिंग हो, है ना, मतलब ऐसा आइटम, ऐसी कवरिंग होनी चाहिए जो कि मॉइस्चर को या पानी को नहीं सोखती। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी जो गाड़ी है इसमें पीछे वाली सीट पे पॉलिथीन चढ़ी हुई, मैंने उतारी हुई, ठीक है, और ये एक दिन ऐसे यहाँ से जाते वक्त मेरी बॉटल का ढक्कन खुल गया और वो पीछे उसमें पानी गिर गया। 4-5 दिन के बाद मैंने वैसे ही पीछे में झाँक के देख रहा था तो वहाँ पे पीछे की दोनों सीट्स पे पानी पड़ा हुआ था, ठीक है। अगर उस पर प्लास्टिक नहीं चढ़ी हुई होती तो वो उस सीट के अंदर सोख ले सकते, ठीक है। ऐसे ड्राइवर साहब महान है हमारे कि उन्होंने पीछे झाँकने की कोशिश नहीं की, है ना, मुझे ही देखना पड़ा 7-8 दिन के बाद कि भाई पीछे पानी पड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऐसी सरफेसेस, ऐसी कुर्सियाँ, ऐसी टेबल जिसपे, जैसे टेबल यहाँ पे वो नहीं चढ़ा हुआ था, हरा सा कपड़ा चढ़ा होता है टेबल्स के ऊपर, वो हॉस्पिटल में नहीं चलती वो, ठीक है। वहाँ पे क्या होना चाहिए, जहाँ पे सनमाइका लगी हुई हो या ग्लास लगा हुआ हो, यानी इजी टू क्लीन, ठीक है। ये कुर्सियाँ अगर जिस पे बैठे हो आप लोग, इस पे क्या चढ़ा हुआ है, प्लास्टिक या रेक्सिन चढ़ा हुआ है जो कि पानी को ऑब्जर्व नहीं करता, बट फिर भी कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो उसमें पेन से छेद कर देंगे, ठीक है। अभी बीच में 2-3 कुर्सी हो रखी, ठीक, तो अब वो पेन से छेद कर दिया और बाई चांस किसी को उल्टी आ गई या आप चाय पी रहे हो या कुछ कर उसमें चली गई, ठीक है, तो क्या है कि उसको आप क्लीन नहीं कर सकते। सिमिलरली आपके मैट्रेसेस हैं, पहले ज़माने में मुझे अभी पता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर मैट्रेस आते थे जूट के बने हुए, इसके आते थे जो नारियल वाले जो क्या उसको क्या जूट बोलते थे, नारियल के जो मैट्रेस आते थे हॉस्पिटल्स में, नहीं नारियल के जो बाल होते हैं, है ना, तो वो हॉस्पिटल में मैट्रेस आया करते थे, हार्ट बेड के नाम पे आते थे। अगर उसमें अगर किसी की उल्टी चली गई या पेशाब चला गया तो वो सूखता नहीं था। तो अब आप कौन से मैट्रेस इस्तेमाल हो रहे हैं आपके यहाँ, जिसपे प्लास्टिक चढ़ी हुई है या रेक्सिन चढ़ी हुई है, जिसको इजी टू क्लीन है, लेकिन अगर उसकी रेक्सिन या प्लास्टिक कट जाए तो पेशेंट ने टॉयलेट की है या उसको लूज मोशन हो गए तो वो अंदर चली जाए, तो फिर वो क्लीन नहीं हो सकती। कहने का मतलब इस टाइप से हम लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर उसमें कट लग गया है तो आजकल जो है पंचर की चीज़ें आती हैं, उसको रिपेयर करने की चीज़ें आती हैं, बट इतना ज़्यादा अगर उसमें एक बार आपका फ्लूइड चला गया, ब्लड चला गया, यूरिन चला गया, कभी आप उसको डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या कहता है, सेम प्रैक्टिसेस फॉर प्लास्टिक कवरिंग। तो प्लास्टिक कवरिंग के या रेक्सिन कवरिंग वाले जो आइटम्स हैं दे आर प्रिफर्ड इन हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेटअप। क्यों प्रिफर्ड है, क्योंकि स्मूथ सरफेस होती है, इजी टू क्लीन है, ठीक है, इजी टू मूव है, ठीक। तो इसलिए आपका जो मैट्रेस है और पिलो है, तो मैट्रेस और पिलो पे भी आपके प्लास्टिक कवरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये टास्क है, हाउसकीपिंग नोट कर लो इसको। पिलोस के लिए भी एक बार आप चेक करो, ठीक है। तो इनमें एक बार अगर कोई लिक्विड चला गया तो आप उसको डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते किसी सिचुएशन के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट कैन नॉट बी एडिक्वेटली क्लीन, डिसइंफेक्टेड और कवर्ड टू अलाउ अप्रोप्रिएट क्लीन। मतलब ऐसे इक्विपमेंट जिनको कि आप ठीक से साफ नहीं कर सकते हैं, क्लीन नहीं कर सकते, डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए पेशेंट के एरिया में लाने के लिए, ठीक है। अदर वो क्या रहा आजकल कि मतलब बंदा मोबाइल को कान के लगा के पड़ा हुआ है, ये नहीं कि उसके साथ अटेंडेंट आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, ऊबर डाल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखना है, स्टाफ ने ध्यान रखना है कि अगर किसी कोई पेशेंट है, उसके बच्चे आ रहे हैं, पहली बात बच्चे अलाउड नहीं, अगर आ गए हैं कोई है तो मोबाइल को भी थोड़ा सा एकदम से, अदरवाइज बिल्कुल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन है इस वक्त मोबाइल से। मतलब जो मैंने आपको टॉयलेट शीट का जो फोटो दिखाया था इसके अंदर,
जितने उसमें मैंने लाल लाल डॉट दिखाए थे ना, उससे ज़्यादा डॉट इस मोबाइल के ऊपर हो, ठीक है। तो इतना ये खतरनाक है मोबाइल आपका, मतलब सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन के पार्ट ऑफ इसमें, बाकी इसका रेडिएशन वो चीज़ अलग है, वो अलग चीज़ है, या इसका एडिक्शन अलग है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन, मतलब हमने क्या देखना है कि कौन कौन से एरिया हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन के हिसाब से ज़्यादा मतलब जो है इन्फेक्ट हो सकते हैं, ज़्यादा वो क्या कंटामिनेशन हो सकता है। कंटामिनेशन बताया था ना कि सरफेसेस के ऊपर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जो अगर हैं तो उसको आप कंटामिनेशन बोल दो, ठीक है। इसको साइलेंट करो भाई। तो हैवी कंटामिनेशन कौन से बाहर जाएगा, हैवी कंटामिनेशन जो है ये क्या कौन सी एरिया में हैवी कंटामिनेशन होगा, कोई बताएगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के चांसेस है, कंटामिनेशन होने के चांसेस है आपके ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी, गायनी में कौन काम कर रहा है? गायनी वाला कोई है यहाँ पे? आपका लेबर रूम, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड एरिया है ये आपके, जहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऑटोप्सी शूट जहाँ पे कि आपका पोस्टमार्टम होता है, कैथ लैब, बर्न यूनिट, हेमोडायलिसिस यूनिट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और इनके साथ जो बाथरूम्स हैं, और बाथरूम में अगर कहीं पे कोई डायरिया डिसेंट्री का पेशेंट है, 10 लगा हुआ पेशेंट है, वो बाथरूम, ये सारे के सारे जगह कौन सी है जहाँ पे हैवी कंटामिनेशन, मतलब कौन सी एरिया जहाँ पे एक्सपोज टू हैवी अमाउंट ऑफ ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड, ब्लड है, फूक है, पेशाब है, लेट्रिन है, कोई कहीं से सिक्रेशंस निकल रहे हैं बॉडी में से, कोई अल्सर में से कुछ निकल रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन है तो वो आपके ये डिपार्टमेंट है जिसका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मॉडरेट कंटामिनेशन कौन से हैं? मॉडरेट मतलब जहाँ पे कि हैवी से कम, ठीक है। ये क्या है कि एज ए रूटीन एक्टिविटी, मतलब हॉस्पिटल की ऐसी जगह जहाँ पे रूटीन एक्टिविटी हो रही है पेशेंट केयर की, ठीक है, तो वो एरिया जो है मॉडरेट कंटामिनेशन वाले एरिया है। और एक है लाइट कंटामिनेशन, जहाँ पे एरिया is considered to be lightly contaminated or not contaminated surfaces are not exposed to blood or body fluid, जहाँ पे कोई भी ब्लड या कोई थूक या पेशाब या लेट्रिन का कंटामिनेशन नहीं हो रहा है, तो आइटम्स पे नहीं लग रहा है, वो जगह आपके लाइटली कंटामिनेटेड मानी जाती है, वो कंटामिनेशन नहीं फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें जो हमारा स्टाफ है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, उसको कहाँ पे कितना स्ट्रेस देना है सफाई के अंदर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 जगह टाइप के एरिया में उसको कर दिया। जैसे लाइटली कंटामिनेटेड वाला एरिया कौन सा हो सकता है बताओ? मेरा फ्रंट ऑफिस है, लाइट कंटामिनेटेड वाला है ना, और ये हॉल है लाइट कंटामिनेशन वाला है, किचन है लाइट कंटामिनेशन वाला एरिया, स्टोर्स है लाइट कंटामिनेशन वाला एरिया, है ना। ये सारे वहाँ पे कोई पेशेंट जाके उल्टी नहीं कर रहा है या वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं हो रही किसी, समझे? तो कहने का मतलब वो सारे लाइट कंटामिनेशन है। अब कहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल क्लीनिंग, जो एनवायरमेंटल क्लीनिंग है जो हेल्थ केयर सेटअप, उसके 2 कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट है? एक होटल कंपोनेंट है, एक ऐसा हॉस्पिटल का वो एरिया जो कि होटल टाइप ऑफ एरिया, और एक वो एरिया जहाँ पे पेशेंट्स का इलाज हो रहा है, जहाँ पे पेशेंट डायरेक्टली जो है ट्रीट हो रहा है, इलाज जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो होटल कंपोनेंट वाले एरिया कौन कौन से हो सकते हैं, कोई बताएगा? ऐसे जगह, ऐसे एरिया ऑफ हॉस्पिटल जो कि हॉस्पिटल में भी होते हैं। तो हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, मतलब होटल में क्या क्या होता है? फ्रंट ऑफिस होगा, बाहर का एरिया आपका वो होगा, है ना, आपके जितने मेंटेनेंस वाले एरिया वो इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। आपके किचन का एरिया आ गया इसके अंदर, आपके जो स्टोर्स आ गए इसके अंदर, ठीक है, ठीक। तो ये सारे एरिया क्या हो गए जहाँ पे, क्योंकि जो एरिया एक होटल में भी होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एरिया जो कि हॉस्पिटल में नहीं है वो आपका वहाँ पे होटल क्लीनिंग को फॉलो किया जाता है,
और ऐसे एरिया जहाँ पे डायरेक्टली पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है या डायरेक्टली पेशेंट इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं या डायरेक्ट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपका आईसीयूज है, जहाँ जहाँ पे पेशेंट डायरेक्टली है वो सारा आपका हॉस्पिटल क्या कहते हैं अपना कंपोनेंट में काउंट होता है और उसमें हॉस्पिटल क्लीनिंग जो है इसका इस्तेमाल होता है। उस तरीके से उसमें थोड़ा सा स्टेप्स में फर्क है। अब होटल क्लीन क्या है कि होटल क्लीन क्या है कि जो जितने भी इस टाइप के एरिया हैं वो दे शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट, मिट्टी, कोई स्पिल वगैरह कुछ हो गया, पानी गिर गया, कुछ और चीज़ गिर गई है, स्ट्रेन्स, दाग वाग लगे हुए, स्ट्रीक्स, हैंड प्रिंट्स और जो बकरी के जाले वगैरह होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला हॉल है तो ये होटल टाइप ऑफ प्लेस है, कॉन्फ्रेंस हॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आप होना चाहिए, यहाँ जब इसकी आप क्लीनिंग करोगे, सफाई करोगे, क्या क्या होगा, यहाँ पे डस्ट नहीं होनी चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे पानी वानी नहीं पड़ा होना चाहिए, है ना, तो दाग वाग नहीं लगे होने चाहिए, कोई निशान नहीं लगे होने चाहिए, जैसे कि आप पेन के पेंसिल के निशान लगे हुए, ठीक है, कोई हैंड प्रिंट हाथ का कोई नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, किसी ने कोई ऑयल वेल तेल वेल लगाया यहाँ पे लगा दिया, इधर उधर लगा दिया, एंड वहाँ पे जाले नहीं होने। तो ये क्या है, हॉस्पिटल क्लीन के, वो होटल क्लीन के पार्ट है। ये बेसिकली क्या है, होटल क्लीनिंग बेसिक क्लीनिंग बेस्ड ऑन विजुअल अपीयरेंस, देखने में साफ सुथरा लगता है, क्या है, देखने में साफ सुथरा जो लग रहा है वो आपका क्या है, होटल क्लीनिंग। जैसे अपने घरों में सफाई क्या होती है कि भाई सुबह झाड़ू लगा दी, उसके बाद में पोछा लगा दिया, डस्टिंग कर दी, ठीक है, ये क्या हो गया, देखने में क्लीन, ठीक। लेकिन अगर किसी के घर में अगर कोई पेशेंट है, क्रॉनिक पेशेंट है, ठीक है, और उसको एक आपने कोई पैरालिसिस का केस है, अल्जाइमर्स का केस है, पार्किंसन का केस है, या ट्यूबरकुलोसिस का केस है, या कोविड के केस थे कि कोविड के टाइम के अंदर सेपरेट कर दिया था ना कमरे को, वहाँ पे हॉस्पिटल क्लीन दी गई, ठीक है। ये आगे क्लियर है बिल्कुल, कोविड टाइम से समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या किया गया था, घरों पे सेपरेट रूम के अंदर आइसोलेट किया गया, समझे। तो किसी को होटल क्लीन करना है तो क्या उसके फ्लोर्स, स्कर्टिंग्स, वॉल, सीलिंग, डोर्स, ठीक है, फर्नीचर, विंडो लेंजेस, लाइट्स, फोन, ठीक है, टॉयलेट वॉल, ये सब जितने भी हैं ये सब जो है विजुअली क्लीन, साफ सुथरी नजर आ रही है। विंडोज, मिरर्स, कोई डिस्पेंसर लगा रखा है साबुन का या किसी चीज़ का, ठीक है, अप्लायंसेस कोई हैं, वेस्ट अप्रोप्रिएटली मतलब जो भी आपने जो है क्या कहते हैं, अगर आपके किचन में तो वहाँ पे ग्रीन बकेट रख दी, बाकी अगर आपने ब्लैक कलर की बकेट रख दी, जो वट एवर वेस्ट है जो आपका म्यूनसिपल वेस्ट है, वहाँ पे म्यूनसिपल वेस्ट जनरेट होगा ना, ठीक है, तो उसका डिस्पोजल इस तरीके से होना चाहिए। तो हॉस्पिटल जनरल शुड हैव एन एस्थेटिक अपीयरेंस, ठीक है। तो एस्थेटिक अपीयरेंस जो है वो इस जगहों से है कि अगर आपका सपोज हमारा फ्रंट ऑफिस है, बिल्कुल गंदा साफ ठीक ठाक नहीं है, गंदगी बेचारे लगे हुए, तो क्या है, क्या है, कोई साफ सफाई नहीं, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को डर बेकार है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने में अच्छा लगना चाहिए। हॉस्पिटल क्लीन क्या है कि होटल क्लीन प्लस डिसइंफेक्शन है आपका, कंटेमिनेशन जो आपने उन सर्फेसिस को आप क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, वो जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उनको भी आप जो है डिसइंफेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो है होटल प्लस एडिशनल जो क्लीनिंग है जिसको डिसइंफेक्शन बोलते हैं, तो होटल क्लीन विद द एडिशन ऑफ डिसइंफेक्शन, मतलब जहाँ पे भी आपने जो देखने वाली साफ सफाई है उसमें अगर आप जब आप अगर डिसइंफेक्ट कर रहे हो उस एरिया को एडिशनली, तो आपका वो हॉस्पिटल क्लीन के अंदर काउंट होगा। तो हमने शुरू में बात की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की बात कर रहे थे ना, तो वो उनको बेसिकली हटाना, क्लीन वो क्या कहते हैं अपना मारना, मूव करना, वो आपका डिसइंफेक्शन का पार्ट है। तो इसमें क्या होगा कि एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इन एरिया में, क्योंकि कंटेमिनेशन हो रहा है, हाई टच सर्फेसेस भी हैं, लो टच सर्फेसेस भी हैं, मीडियम मॉडरेट टच सर्फेस जो है, तो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसको इवेल्युएशन भी होगा। आप वो चेकलिस्ट लगाते हो ना, वो चेकलिस्ट आपका इवेल्युएशन है, जो आपका हाउसकीपिंग सुपरवाइजर उसका क्या काम कि वो इवेल्युएशन करें, तो फ्रीक्वेंट क्लीनिंग कराएगा, साथ में उसको देखेगा हर 2 घंटे में, हर 4 घंटे में जो आपने फ्रीक्वेंसी बना रखी है। फिर अदर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स इन पेशेंट के या उसके अलावा कोई जो है इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स है एडिशनल, अगर कहीं करने की रिक्वायरमेंट है, एडिशनल मतलब
क्या एडिशन करते हो इसमें? सर हम जैसे डिसइंफेक्ट करते हैं सर, उससे डीप क्लीनिंग करते deep हो cleaning करते हैं, और क्या करते हो? फ्यूमिगेशन करते हो ना, तो वो एडिशनल है। ठीक, तो हॉस्पिटल क्लीनिंग का मतलब क्या? हॉस्पिटल क्लीन, हाई टच सरफेसेस क्लीनिंग विद हॉस्पिटल ग्रेड डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, प्लस नॉन क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट को इनको भी क्लीन एंड डिसइंफेक्शन एंड पीरियोडिकल मॉनिटरिंग, ऑडिट, फीडबैक एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये सारा काम जो है हॉस्पिटल क्लीन का पार्ट है। तो हॉस्पिटल क्लीन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है ये, ठीक है। और इसको जो बेसिकली जो मैनेजर और जो सुपरवाइजर करने वाले लोग हैं, अगर सुपरवाइजर्स का काम, सुपरवाइजर मतलब कि जो हायर मैनेजमेंट के अंदर बैठे हैं, उनका अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, वो कौन करेगा? पीरियोडिक वैल्यू मॉनिटरिंग सुपरवाइजर ने कर ली, मैनेजर ने कर ली। ऑडिट कौन करेगा? दूसरे लोग करेंगे। फीडबैक कौन लेगा? दूसरे लोग करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग एजुकेशन ये क्या हो रहा है इस टाइम पे? एजुकेशन का पार्ट हो रहा है। ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हो रही है, ठीक है। मुझे अभी भी याद है कि जब सूरज यहाँ पे आया था तो वो आई थिंक दूसरे महीने भी छोड़ के भागने की मूड में था, तो उसको मैंने अपने ऑफिस के अंदर सारे एजेंट्स मंगा के अब बताया था कि इसको ऐसे करो, ठीक है। ऐसे करोगे तो जो है आप सक्सेस हो सकते हो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, ठीक। क्योंकि वो कहाँ का एक्सपीरियंस लेके आया था? होटल का लेके आया था। तो उसके पास क्या एक्सपीरियंस था? सिर्फ होटल क्लीनिंग का एक्सपीरियंस था। और यहाँ क्या चाहिए? प्लस हाई टच सरफेसेस को डिसइंफेक्शन करना है, प्लस मेडिकल इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है। एंड पीरियोडिकल मॉनिटरिंग हो रही है यहाँ पे, फीडबैक देने पेशेंट के अटेंडेंट्स। अब दूसरा फीडबैक कहाँ से मिल रही है हमें? जो पेशेंट का आउटकम हो रहा है उससे मुझे फीडबैक मिल रही है, ठीक है। जो आपका आईसीयू का जो डेथ रेट जो है, आपका मोर्टेलिटी रेट जो है ऑलमोस्ट 1/3 है इस टाइम पे 2018 से 2019 से, वो उसमें बेसिकली हाउसकीपिंग वालों का बहुत बड़ा रोल है। उसका रोल है हाउसकीपिंग का। एंटीबायोटिक तो पहले भी दे रहे थे, डॉक्टर पहले भी देख रहे थे, पहले भी इलाज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उस समय पे आपका 19 से 20% लोग मर जाते हैं। अभी आपके लेस देन 10%, 6 से लेकर 8-9% के आसपास तक आते हैं। कभी बहुत ज़्यादा है तो आपका 9% के आसपास रहता है। कहने का मतलब है कि जो आपके यूएस के स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड्स पे ये हॉस्पिटल एज रिगार्ड्स मोर्टेलिटी कंसर्न काम करता है, समझ। तो इसमें जो है हाउसकीपिंग का ये रीजन है कि मैंने 26 जनवरी पे जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को द बेस्ट डिपार्टमेंट दिया था, उसका ये रीजन। तो ये किसका काम? ये हमारा काम है मॉनिटरिंग करना, ऑडिट करके, है ना। ये हमने किसको ऑडिट किया? मोर्टेलिटी ऑडिट किया, ठीक है। वो करके फिर हमने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराया, ठीक है। तो ये चीज़ें जब तक आप, तो ये सबका अपने अपने लेवल पे ये काम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो होटल इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं, वो एक बार को बहुत ज़बरदस्त झटका लगता है उन लोगों को, ठीक है। उनको लगता है कि वो कि भाई जो R1 to R9 जो भी टास्की वाले क्लीनिंग एजेंट है वहाँ से काम चल रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। वो मेंटेनेंस ऑफ रूम, लॉन्ड्री और आपका फ्रंट ऑफिस मेंटेन हो गया, चमक गया, फूल पौधे लग गए, गमले लग गए, मतलब एस्थेटिक के लिए बहुत अच्छा देखने में लग रहा है। उसके आगे उनको नहीं पता होगा, उसके आगे करने के लिए आपको हॉस्पिटल क्लीन यूजिंग लगती है। और इसीलिए जो ये टास्क इज डेफिनेटली डिफिकल्ट है, जो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज में सबसे पहले क्या आता है? मैन पावर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि अगर 100 बेड का अस्पताल है तो कम से कम 50 जो हैं आपके सैनिटरी अटेंडेंट्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50, मतलब हर 2 बेड पे एक। जो इस हॉस्पिटल में जो है 50 से कितने नंबर है तेरे पास पूरे दोनों मिला के? टोटल 95। मतलब कहने का है कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक पे एक का एवरेज आ रहा है, समझ गए? कितना आ रहा है? एक बेड पे एक बंदे का आ रहा है एवरेज, ठीक है। जबकि जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स क्या बोले हैं? 2 बेड पे एक। 2 बेड पे एक का जो नॉर्म्स ने दिया है उसमें ये बोलता है कि उसमें लीव भी है, उसमें आपकी कोई एब्सेंस होगी वो भी है, ठीक है।
उसमें कोई बीमार पड़ गया और मैं से उसकी वजह से एब्सेंट हो गया, वो भी है सब, ठीक है। वो कहते हैं वो पैरामीटर्स है, वो आपका हर 2 बेड पे 1 बेड, ठीक है। तो मैन पावर होनी चाहिए एडिक्वेट, फिर इनकी एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। हर टाइप की मैन पावर पे एप्लीकेबल है। रेगुलर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिव्यू होनी चाहिए, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, कॉमन चीज़ है। रिटर्न प्रोसीजर्स होनी चाहिए, आपने क्लीनिंग करनी है, आपने किसी एरिया को कैसे क्लीन करना है, डीप क्लीनिंग कैसे करनी है, फ्यूमिगेशन कैसे करना है, बाकायदा प्रॉपर उसके रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए, साथ में उसकी SOP होनी चाहिए कि अगर हम किसी को डीप क्लीन करेंगे या किसी एरिया को, तो उसमें मेरी SOP क्या कहती है, अगर मैं उसको फ्यूमिगेट करूँगा तो मेरी SOP क्या कहती है, ठीक है। उस SOP का मतलब ये नहीं कि आप 50 पेज की लिख दो उसको, आपने वो जो करना है उसमें 1 2 3 4 5 6 तो जो पॉइंट आपके एक जो वर्कर है, सैनिटरी अटेंडेंट है या जो हाउसकीपिंग वाला बंदा है या जो GD वाले लोग हैं, उनको एकदम से समझ में आए, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उस टाइप की आपकी SOPs बनी होनी चाहिए। दोबारा आ गई ये स्लाइड, हाँ ठीक। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स का नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रायोरिटी फॉर क्लीनिंग, क्योंकि किसको मैंने प्रायोरिटी देनी है हॉस्पिटल के अंदर। अभी आप ड्यूटी पे आए हो तो मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, पेशेंट केयर है, कि जहाँ पे मेरे पेशेंट हैं वो मेरी प्रायोरिटी 1 है, ठीक है। एज हाउसकीपिंग मैनेजर ऑल्सो, एज हॉस्पिटैलिटी बॉस ऑल्सो, एज डायरेक्टर एडमिन ऑल्सो, एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑल्सो, ठीक है, और एज CO ऑल्सो, एज MS ऑल्सो, ठीक। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कि पेशेंट के एरिया को प्रायोरिटी 1 दिया जाता है। दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए कि अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ गई, कुछ आ गया है, तो मेरे पास में प्रोविजन फॉर एडिशनल एनवायरमेंटल क्लीनिंग कैपेसिटी है ना। बरसात हो गई, पानी भर गया, तो मेरे पास जो है उसके लिए प्रोविजन होना चाहिए। आपको ब्रूम चाहिए, आपको केमिकल चाहिए, आपको डस्टर्स चाहिए, ठीक, आपको बकेट्स चाहिए, आपको मॉप्स चाहिए, ये सारे आइटम्स जो मेरे पास में स्टोर में, ये स्टोर वाले के लिए है। ये नहीं होना चाहिए कि वो मैं अभी डिमांड दे रहा हूँ ना, आपके पास में पहले से होनी चाहिए, सो दैट आप जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप इमीडिएटली आप मिले भैया मेरे से 2 एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोविजन फॉर एडिशनल एनवायरमेंटल क्लीनिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग एनी एक्सीजेंसी, अगर कहीं पे एक्सीजेंसी हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तूफान आ गया, बरसात आ गई है, ठीक है, कुछ चीज़ गिर गई है, ठीक, या जो है कोई क्या कहते हैं एपिडेमिक हो गई है या एंडेमिक हो गई है ना, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास एडिशनल क्लीनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट जो है ऑनगोइंग रिव्यू ऑफ प्रोसीजर्स, कि प्रोसीजर्स का हमेशा ये मान के चलो कि आज जो चीज़ सही है, आज जो चीज़ इफेक्टिव है, कल हो सकता है कि वो रिडंडेंट हो जाए, है ना। जैसा मोबाइल का एग्जांपल लो कि 10 से 15 साल 20 साल पहले 2000 के अंदर वो मोबाइल आता था, टक टक बटन दबाते थे, ठीक है। और आज जो है आप इस पर कैमरा भी यही है, और आपका क्या कहते हैं अपना मेल भी इस पर, ईमेल भी इस पर हो रही है, और व्हाट्सएप भी इस पर, सब कुछ इस पर हो रहा है, ठीक है। तो जो हो सकता है कल जो है कुछ ये भी रिडंडेंट हो जाए, ठीक है। पहले वो कैमरे आते थे किसके, कोडेक के आते थे, है ना। रफली करीब उसके पास में 1.5 लाख के ऊपर एम्प्लॉइज थे, क्योंकि जहाँ देखो कोडेक का कैमरा, कोडेक की रील लगती थी, है ना। आज की डेट में वो कहानी खत्म होगी, कोडेक कंपनी बंद होगी, ठीक है। सिर्फ एक इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में आ गया वो है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज इफेक्टिव है तो जरूरी नहीं कि कल भी उतना ही इफेक्टिव रहे, इसलिए ऑनगोइंग रिव्यू ऑफ प्रोसीजर्स होते रहना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम हो गया प्रायोरिटी पेशेंट के एरिया को देनी मैंने। दूसरा काम ये हो गया कि एडिशनल कोई भी अगर एक्सीडेंसी हो गई है, कोई बरसात आ गई, तूफान आ गया, कुछ और भी प्रॉब्लम आ गई है, तो मेरे पास एडिशनल सामान रखा हुआ होना चाहिए। और तीसरा क्या है हमारी जो है रिव्यू ऑफ प्रोसीजर्स को रिव्यू करते रहना चाहिए, इसीलिए कमेटीज होती है, ठीक। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, तो हाँ जी, तो ये ऑर्गेनोग्राम आप इसमें आप देखोगे कि जो
कुछ लोग ऐसे हैं एम्प्लॉइज जो कि इन हाउस होने चाहिए, जैसे हमारे हॉस्पिटल रोल के ऊपर, और कुछ ऐसे होने चाहिए जो किसी आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू होने चाहिए, ठीक है। सारे इनरोल भी हो सकते हैं, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि सारे के सारे इनरोल नहीं हो सकते, ठीक है। अगर प्रेफरेबली जो है क्या है कि आपका ओवरऑल इंचार्ज कौन है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल जो है वो ओवरऑल जो है हाउसकीपिंग के लिए या हॉस्पिटल मेंटेनेंस के लिए उसके लिए वो इंचार्ज कौन है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। उसके नीचे ऑफिसर इंचार्ज सैनिटेशन, ऑफिसर इंचार्ज सैनिटेशन कौन है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे, ठीक है। ये उनका काम, आपने देखा होगा ना सारे की सारी चीज़ें जो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनना है कुछ करना है सब उन्हीं का काम है, सब उनको रिपोर्ट करेंगे। सीनियर सैनिटरी ऑफिसर, सीनियर सैनिटरी ऑफिसर जो है वो बेसिकली आपका कौन होगा, कौन किसको समझते हो आप लोग बताओ, कौन सा अपॉइंटमेंट दिमाग में आ रहा है? हॉस्पिटैलिटी हेड, ठीक है। चलो आगे और बताऊंगा फिर इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसके नीचे सैनिटरी ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, ठीक है। तो आपके पास सुपरवाइजर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं, बस सैनिटरी ऑफिसर है आपके पास, ठीक है। अब नीचे आप देखोगे सुपरवाइजर के नीचे सैनिटरी अटेंडेंट्स है। सैनिटरी अटेंडेंट कौन है, जो कि इस काम को करने वाले लोग, ऑन ग्राउंड काम करने वाले लोग। ऑन ग्राउंड कौन कौन कर रहा है, जीडी वाले कर रहे हैं और हाउसकीपिंग वाले कर रहे हैं। फिर मशीन ऑपरेटर्स है, जो आपकी जो मशीन जो क्या बोलते हैं उनको, जो फर्श साफ करते हो, बड़ी बड़ी मशीन जो है आपकी क्लीनिंग की, इसको हर आदमी नहीं चला सकता, ठीक है। तो वो लोग फिर तो उसके इसलिए मशीन ऑपरेटर चाहिए, इन स्टोर्स को रखने के लिए स्टोर कीपर चाहिए। और एक इसमें एडिशन बोला प्लम्बर। प्लम्बर एक ऐसा आइटम है, ऐसा ऐसा क्या कहते हैं वर्कर है जो कि 24/7 हॉस्पिटल सेटअप में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका काम ये है आपकी वाटर सप्लाई को 24/7 जो है मेंटेन करके रखना। ये नहीं हो सकता किसी हॉस्पिटल के अंदर कि आप वाटर सप्लाई 24/7 ना मेंटेन, पहली बात किसी पेशेंट के एंड पे पानी ना आ रहा हो, ठीक है, तो वो रूम ही बेकार है, ठीक है। अब इन हॉस्पिटल सेटअप के अंदर जो आरओ प्लांट है, आरओ प्लांट की मेंटेनेंस है, आरओ प्लांट से जो पानी आ रहा है उसको देखने का, तो बहुत ज़्यादा जो प्लम्बर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। अब इसने बोला है कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए जो इसके वो है, तो कहते हैं सैनिटरी ऑफिसर इंचार्ज सैनिटेशन जो है वो, जैसे यहाँ पर हमने डायरेक्टर एडमिन लिखे हैं, ठीक है। अगर कोई मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द है या एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल है वो उसका इंचार्ज होगा, ठीक है। उसमें कहते हैं कि उसका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर हायर लेवल पर काम करने में। सीनियर सैनिटरी ऑफिसर्स है जो है ये सैनिटेशन ऑफिसर, ये इनके लिए बाकी सबके लिए क्वालिफिकेशन क्या दी है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। ये 2 क्वालिफिकेशन है, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सीनियर सैनिटरी ऑफिसर है ना, इन सब के लिए सेम क्वालिफिकेशन, इंस्पेक्टर के लिए सेम क्वालिफिकेशन, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, फैसिलिटी मैनेजर सेम क्वालिफिकेशन। ये आपका हो गया क्या कहते हैं फ्लोर सुपरवाइजर। हमारे पास तो इतने ग्रेजुएट नहीं है, मगर क्या है कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो ग्रेजुएट होना जरूरी है, ये ध्यान रख लिया। क्वालिफिकेशन किसके लिए दे रखी है, अगर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं। स्टोर कीपर ग्रेजुएट, प्लम्बर 10th पास विद सुटेबल ट्रेनिंग, आजकल तो स्किल ट्रेनिंग हो रही है ना कॉलेज खुले में, स्किल ट्रेनिंग, इक्विपमेंट ऑपरेटर 10th पास विद सुटेबल ट्रेनिंग, सैनिटरी अटेंडेंट 10th पास विद स्किल डेवलपमेंट कोर्स इन हाउसकीपिंग और सैनिटेशन, और इन हाउस स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम और इट्स इक्वल। मतलब अगर आपको सैनिटरी अटेंडेंट की उसके लिए आपको 10वीं पास चाहिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ओवरऑल सुपरविजन काम है इसका, क्या है हाउसकीपिंग से रिलेटेड ओवरऑल सुपरविजन का जो इंचार्ज है। इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको किसको रिपोर्ट करना है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करना है। अगर एडमिन लेवल पे चीज कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है, सारी चीजें कंट्रोल, मतलब मेरे पास आने से पहले मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास ये चीजें जानी चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।
सो दैट जब अगर वो नहीं कर पाते हैं, आप हर स्टेप पे है ना, अटेंडेंट के ऊपर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर है, ठीक, इस टाइप से। ये नहीं कि सीधे मेरे पास उठ के चले आ रहे। उससे पहले जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है किसी भी हॉस्पिटल का, उसकी चार्टर ऑफ ड्यूटी के अंदर आता है। चार्टर ऑफ ड्यूटी में जो भी कमेटी होगी उसको चेयर करेगा, ठीक है। प्लानिंग बजट के साथ हिसाब से प्लानिंग, बजट क्यों, मेरा कितना बजट है उसके हिसाब से कितनी मैन पावर रखूंगा, ऑथराइजेशन भी मानना है और आपका डिसाइड भी करना है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एमएस के पास है, इंटरेक्शन एंड असाइनिंग ड्यूटीज टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट स्टाफ। ऑफिसर इंचार्ज सैनिटेशन, ठीक, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग, तो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन इनका काम है, ये ओवरऑल देख रहे हैं उसको, ठीक है। फुल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो डंडा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग। अब जो मैंने एक बार बोला था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार मैंने क्लास में लेके बताया था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, आकाशवाणी होती है ना। आपके दिमाग में कोई चीज आती है कि भाई ये काम होना है, अब आपके दिमाग में कोई चीज कौन गई है, आकाशवाणी होगी, तो फिर क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। जब प्लानिंग हो जाती है तो आप चीजों को दिमाग में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हो। जब ठीक है, जब ऑर्गेनाइज हो जाती है चीज़ तो आप तब उसके लिए स्टाफ का प्लानिंग करते हो, ठीक है। तो मेरे इतने डिपार्टमेंट होंगे, इतने लोग होंगे, इतने सुपरवाइजर होंगे, फिर आप उसको करो। देन आप ये बताओगे कि आपका काम क्या है, डायरेक्शंस। देन कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, डायरेक्शन देके और जो उन्होंने एक्शन किया है उसको कंट्रोल करना है, उसको इवैल्यूएशन करना है। ये जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने पहले पढ़ाए थे। तो जो ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है एज रिगार्ड्स हाउसकीपिंग इज कंसर्न, ठीक है। जो ऑफिसर आईसी सैनिटेशन, हॉस्पिटैलिटी हेड, जो हॉस्पिटैलिटी हेड है किसी भी हॉस्पिटल का या किसी होटल का, ठीक है, वो जो है बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। अगर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो जो है जो हॉस्पिटैलिटी हेड है उनको आपने रिपोर्ट करना है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या ये आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप जाके देख लो, ठीक है। पॉलिसी सेट करना कि भाई किसको पॉलिसी, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स। हॉस्पिटल हेड आपको ये बता सकता है कि भाई मेरा ये गोल है कि मुझे 6 महीने के बाद में इस स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल चाहिए एज रिगार्ड्स हाउसकीपिंग इज कंसर्न। लॉन्ड्री मेरी ऐसी होनी चाहिए 6 महीने के बाद, ठीक है। हमारा एम क्या है, जैसे हॉस्पिटल डिसाइड करेंगे कि भाई मुझे क्लीन बेडशीट चाहिए, क्लीन पिलो कवर्स चाहिए, क्लीन मैट्रेस चाहिए, ठीक है। ये जो चीज़ है ये गोल सेटिंग जो है ये हॉस्पिटैलिटी का काम। डेवलप एंड अप्लाई इंटरनल प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट रिव्यू एंड अप्रेजल। तो इनका सबका जो एक प्रोग्राम या इंटरनल प्रोग्राम की मेरा डिपार्टमेंट ये कैसे चलेगा, ठीक है, कैसे हम इनको असेस करेंगे वो अपनी टीम को, वो सारा का सारा इनके पार्ट है। फिर क्वालिटी बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इन द लाइट ऑफ बजट, ठीक है। क्वालिटी मेंटेन करना है, क्वांटिटी मेंटेन करना है, और जो आपको बजट दिया गया एमएस ने या डायरेक्टर एडमिन ने जो आपको बोला है तो भाई यही है आपका बजट, ठीक। फिर स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना, क्लीननेस एंड सैनिटेशन के स्टैंडर्ड, किस फ्रिक्वेंसी पे कहाँ पे काम होगा, उसकी मॉनिटरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। सप्लाई मैनेजमेंट, ठीक है, क्या इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हॉस्पिटैलिटी हेड का काम है, इन चीज़ों को मैनेज करना, सुपरवाइज करना, ठीक है। और वो अगर बाई चांस कोई अदर कोई ड्यूटी दी जाए, अगर आपके पास सौरभ है एडमिन मैनेजर, इसका क्या काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर। तो इस हॉस्पिटल सीनियर ऑफिसर, सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर कौन है, कौन है, मिस्टर सौरभ, जो कि एडमिन मैनेजर। आपको ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरविजन ऑफ कोऑर्डिनेट स्टाफ, ठीक है। आप देखोगे कि बहुत सारी जो पूरा स्टाफ है, ठीक है,
जो ये वाला जो स्टाफ हाउस कीपिंग का और जो GDA का स्टाफ है, इनका कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करा रहा है? आप लोग करा रहे हो। कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, कौन ठीक करा रहा है? कि भी सौरभ को बताओ, ठीक है। तो कोई आपका क्या कहते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है उसको वेरीफाई करो जो है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन सर्टिफाई दी वर्क डन बाय ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड वेरीफाई पेमेंट बिल फॉर डेली यूज इनफैक्ट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर आपके हैं, चाहे वो हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो आपका जो BMW का कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे आपका लॉन्ड्री का कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। ये हाउसकीपिंग मैनेजर का काम नहीं है, वो ऑन ग्राउंड काम करवाने वाला और करने वाला, ये एडमिन मैनेजर का जो ये काम ये लोग कर रहे हैं। देन इंडक्शन एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ सैनिटेशन स्टाफ एंड सुपरवाइजर। कोई नया आया है तो उसको इंडक्ट कराना कि भाई ये हाउसकीपिंग मैनेजर के लिए भैया नया हमने इंडक्ट करके आप ले लाएं, ठीक है। एंड रेगुलर राउंड्स लेने का काम है। सिविल एजेंसीज के साथ में भाई आपका सीवर लाइन आपकी ब्लॉक हो गई तो सिविल एजेंसी के साथ कम्युनिकेट कौन करेगा? वो एडमिन मैनेजर करेगा। हाउसकीपिंग मैनेजर नहीं जा रहा उसके लिए बात करने के लिए। ये काम किसका है कि अगर आपका ब्लॉक हो गया है सैनिटेशन सिस्टम तो आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग से बात करनी है, PWD से बात करनी है, तो PWD से कम्युनिकेट कौन कर रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर एडमिन मैनेजर का, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जो प्रोग्राम है, मतलब कहने का है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखोगे ना मेरा क्या प्रोग्राम होगा, बीच में 3 बार आएगा, बीच में 2 बार आएगा, कि रोज आएगा, कि महीने में 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, ये सारा चीज जो है एडमिन मैनेजर के रोल में आता है, ठीक। देन आएगा लियाजन विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लाइजेंस करना है, आप कर ही रहे हो, है ना। कोई आता है सॉर्ट गए हो, ठीक। एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट करते हो। एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशन व्हाइल हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये पूरा जो है ये एडमिन मैनेजर जो है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं इनसे रिलेटेड, जितने भी बाहर सिविल एजेंसी से कम्युनिकेट करना है ना, वो सारा का सारा काम जो है वो एडमिन मैनेजर का है, ठीक है। देन अब आता है हाउसकीपिंग मैनेजर प्रेम सिंह का। प्रेम सिंह का काम ये है यहाँ पे हाउसकीपिंग मैनेजर का कि अपने स्टाफ को से काम कराना, पहला एफिशिएंटली काम कराना, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना, उनके जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखना, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग का ध्यान रखना, उनके कोई जो स्टोर्स रिक्वायर्ड है उनका इंडेंट देना, उनको अपने पास में रखना, ठीक है। उनकी सेफ्टी कैसे यूज़ करना है, क्या उसके नुकसान है, ये सारा काम जो है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन में हॉस्पिटल में असिस्ट टॉप मैनेजमेंट, टॉप जो है ना, तो टॉप मैनेजमेंट को जो है असिस्ट करना काम के अंदर, अब डायरेक्ट ऑर्डर्स आ गए उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ वर्क ऑफ जूनियर सैनिटेशन ऑफिसर, जो आपके सैनिटरी सुपरवाइजर्स हैं, इंस्पेक्टर्स, जो यहाँ पे इंस्पेक्टर नहीं है, ठीक है। तो सैनिटरी सुपरवाइजर्स जो हैं, चाहे वो आउटसोर्स के हो चाहे इनसोर्स वाले, उनके काम को मॉनिटर करना, ठीक है। और ये देखना कि कोई नया केमिकल तो नहीं आ गया, अब अभी R1 to R9 है, अभी R10 तो नहीं आ गया, 11 तो नहीं आ गया कोई, या कोई नई चीज़ केमिकल इंट्रोड्यूस नहीं होगी, कोई नई मशीन तो इंट्रोड्यूस नहीं होगी। ये सारा काम जो है आपको देखने का, जो हाउसकीपिंग मैनेजर को कोई रिक्वायरमेंट है, देन वो एडमिन मैनेजर के थ्रू या हॉस्पिटल हेड के थ्रू उस चीज़ को आगे रिक्वायरमेंट के लिए डालने की जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा कि मैं सबके नीचे एनी अदर ड्यूटी असाइन्ड बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब कोई भी अपॉइंटमेंट ऐसा नहीं है जो हमारे से डायरेक्ट ऑर्डर्स के लिए से बच जाए, ये ध्यान रखना है, ठीक। किसी भी उसके अंदर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो किसी को भी डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार मेरे को सीधी काफ़ी नाराज़गी होती है अगर किसी को हमने डायरेक्ट ऑर्डर दिया वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। ये हर चीज़ ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें ठीक है, कि डायरेक्ट ऑर्डर जो है अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो बहुत बड़ा फ्लॉ है आपकी फंक्शनिंग के अंदर। अगर डायरेक्ट ऑर्डर मिला है तो उसकी फीडबैक भी डायरेक्ट ही आती है, आनी चाहिए, फिर वो फीडबैक थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आती। अगर आपको डायरेक्ट ऑर्डर है, डायरेक्ट फीडबैक है, ठीक। सैनिटरी इंस्पेक्टर, इनको एक एरिया असाइंड होता है, ठीक। आपका जो सुपरवाइजर है इनका भी एरिया असाइंड है, ठीक। आप हमने यहाँ पे फ्लोर के हिसाब से बना रखे हैं, आउटर का, आईसीयू फ्लोर का सब सुपरवाइजर्स हैं, इनका काम बेसिकली इन दोनों टाइप के स्टाफ से। इसलिए आपने देखा होगा कि सुपरवाइजर
एक ही है दोनों ग्रुप्स का, हाउसकीपिंग का भी और जीडी का भी। इसका काम ये है कि जो इसके सैनिटरी अटेंडेंट्स हैं, ये दोनों क्लास लोग जो हैं, इनसे प्रॉपरली काम करवाना जो है सुपरवाइजर का काम है। अगर कोई बीमार पड़ गया है या कोई लेट आया है या कुछ नहीं आया है किसी वजह से, है ना, उसका स्कूटर खराब हो गया है, उसकी बाइक खराब हो गई है, तो उसका रिप्लेसमेंट जो है ये भी सुपरवाइजर का काम है करना। ठीक, एंश्योर द क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन ऑफ द एरिया अंडर द सुपरवाइजर, और जो भी आपके अंडर में एरिया है वो उसको एंश्योर करना है कि ये चीज़ क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, इसका तो आप पूरी एफिशिएंसी जो है बेसिकली देखा जाए तो जो वर्किंग हैंड है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, वो हाउसकीपिंग मैनेजर, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स एंड जो है अटेंडेंट, सैनिटरी अटेंडेंट्स हैं, जिसको आप हाउसकीपिंग स्टाफ और जीडी स्टाफ बोलते हैं। फिर इनका खुद का क्या काम है? इनका काम क्या है भाई? कोई है इसमें यहाँ पे हाउसकीपिंग या जीडी कोई है बैठा हुआ? हाँ बैठे ना, आपका काम सुन लो। रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया नीट एंड क्लीन। जो भी आपको काम बताया जा रहा है, चाहे वो पेशेंट का प्राइवेट रूम है या सेमी प्राइवेट रूम है या आईसीयू के अंदर कोई जो है कर्टेन में कोई बेड एरिया है या, है ना, बेड स्पेस बोलते हैं उसको, अगर बेड स्पेस है या कोई केबिन है, ये आपको जो इसको क्लीन करने की, अपकीप रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जीडीए प्लस हाउसकीपिंग की। ठीक है, इनका आपका आपस में काम भी डिवाइडेड है। प्रॉम्प्टली गिव स्पॉटलेसली क्लीन यूरिनल्स एंड बेड पेन टू पेशेंट्स। जो आपके हाउसकीपिंग वाले लोग हैं, ये नहीं होगा कि मैं अभी आधे घंटे बाद दूंगा, इमीडिएटली जैसे आपको पेशेंट, आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पे जैसे आपको पेशेंट की डिमांड आती है कि मेरे को यूरिनल चाहिए या बेड पेन चाहिए, उसमें फिर आपको वेट नहीं करना है, इमीडिएटली देना होगा। ठीक है, पता है समझ में, ये क्लियर होना चाहिए। दैन जो वहाँ का नर्सिंग स्टाफ है उसको असिस्ट करना, जो नर्सिंग स्टाफ इन कलेक्शन ऑफ जो यूरिन सैंपल है, स्टूल सैंपल है, इसके अंदर नर्सिंग स्टाफ को हेल्प करना। असिस्ट इन क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ सॉइल्ड लिनिन। अगर आपका बेड शीट है ये खराब हो गया है या मेटेरियल खराब हो गया है, ठीक है, आर्टिकल्स खराब हो गए, उनको क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन में जो है काम करना। और एनी अदर टास्क असाइन्ड बाय नर्सिंग स्टाफ। ठीक, उनके लिए क्लियर बोला गया है, इनको नर्सिंग स्टाफ टास्क बताएगा, सैनिटरी सुपरवाइजर और हाई ऑफिशियल कोई दूसरा है वो बताएगा, तो इनको काम करना होगा। ठीक है, उसके अंदर आपका जो फ्लोर मैनेजर है वो भी इसके अंदर आता है। फ्लोर मैनेजर को लगा कि ये एरिया क्लीन नहीं है तो उस एरिया को अपना ऑटोमेटिकली उनको डायरेक्टली बता सकते हैं। प्लम्बर साहब का क्या काम है कि एक तो ये इन हाउस हो सकते हैं और आउटसोर्स एजेंसी के हो सकते हैं, हमारे पास इन हाउस है। रूटीन माइनर रिपेयर ऑफ सैनिटरी फिटिंग, बाथ टॉयलेट्स के अंदर जितनी भी माइनर फिटिंग्स हैं उसका है। और जो आपका इसके अलावा जो वाटर सप्लाई के लिए आपको या जो आपको टॉयलेट के लिए जो चाहिए क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट होती है, सारी प्लम्बर का काम। ठीक है, फिटिंग से रिलेटेड मतलब उनकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड। Promptly attend to calls received from patient care, administrative area or other area. Report major issues to engineering department. Who is our supervisor. मतलब अगर कोई मेजर कोई प्रॉब्लम आ रही है रिपेयर जो खुद नहीं कर सकता, अकेला बंदा नहीं कर सकता है, एक शिफ्ट में एक है, तो वो अपने सीनियर्स को जो है बताया कि इसके अंदर हमारी ये रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या मेंटेनेंस वाले लोग हैं उनको बताएंगे या आपने एडमिन मैनेजर को बताएंगे। ठीक है, और एनी अदर टास्क assigned by the sanitary sanitation department. अब स्टाफ कितना होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक सैनिटरी अटेंडेंट जो है 2 बेड्स पे कितना है? 2 बेड्स पे एक बंदा। हमारे पास में कितने 90 बंदे हैं, आपने 90 में सुपरवाइजर भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, और उसको सुपरवाइजर को जो है ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बेसिकली ये आपका अटेंडेंट्स हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? अटेंडेंट्स की बात कर रहे हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहा है। तो 1 अटेंडेंट फॉर 2 हॉस्पिटल्स, इसमें आपका लीव का भी, एब्सेंस का भी, शिफ्ट ड्यूटी और 3 शिफ्ट्स की। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 बेड पे अगर आपकी 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट चल रही हैं तो एक बंदा 24 आवर्स में क्या है अलाउड, क्या है 2 बेड्स पे एक सैनिटरी अटेंडेंट। ठीक है, हाउसकीपिंग प्लस जीडी मिला के दो।
एक सुपरवाइजर जो है 12 से 15 अटेंडेंट्स के ऊपर एक सुपरवाइजर, 5 से 7 सुपरवाइजर्स पे एक सैनिटरी इंस्पेक्टर, 5 से 7 इंस्पेक्टर्स के ऊपर एक सैनिटरी ऑफिसर, अगर बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये बेसिकली आपका। और जो प्लम्बर के बारे में बोला है कि एक 24/7 हर शिफ्ट में एक प्लम्बर होना चाहिए। अब यहाँ आ जाइए वार्ड्स में। 30 बेड का जो वार्ड होता है वहाँ पे एक सैनिटरी अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट कहते हैं। और अगर 30 से ज़्यादा बेड है उस जगह पे तो आपको जनरल वार्ड के अंदर एक एडिशनल मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है। ठीक है, तो जो आपके वार्ड लेवल के ऊपर 1 पर वार्ड पर शिफ्ट फॉर 30 बेड्स। ठीक है, 30 बेड के वार्ड में एक सैनिटरी वाला बंदा आपका होना चाहिए। और अगर 30 से ज़्यादा बेड है वहाँ पे 35-40 बेड है तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एक एडिशनल हो सकता है। जो है स्केल क्या रहेगा 1 पर वार्ड। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर है तो 2 ऑपरेशन थिएटर्स के बीच में एक सैनिटरी अटेंडेंट। जैसे हमारे पास 3 ऑपरेशन थिएटर है मेन उसके लिए, तो कहने का मतलब एक से काम चलेगा। लेकिन अगर तीनों ओटी चल रहे हैं तो उस समय पर आपको एक एडिशनल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, आईसीयू के अंदर 1 सैनिटरी अटेंडेंट फॉर अप टू 6 आईसीयू पर शिफ्ट। ठीक है, मतलब अगर 6 बेड के ऊपर जो है एक, तो आपके 20 बेड में कितने, मतलब 22 बेड पे कितने हो गए, 36 18 3 हो गए, 4 मान लो। ठीक है, तो उसमें आपको दोनों जोड़ने पड़ेंगे। तो कहने का दूसरा ये है कि 1 एडिशनल फॉर ईच 6 बेड इन मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में एक एडिशनल की बात कर रहे हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट जो है आपकी 9-8 बजे से 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की होगी। 11 तो आपका दूसरा है ना, तो जो मॉर्निंग में भी ज़्यादा काम होता है उस समय पे मॉर्निंग में आपका एक एडिशनल होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका, लेकिन रात को क्या है कि रात को क्या होगा, आधे से काम चल जाएगा। अगर दिन में आपने एक वार्ड में 3 दे रखे हैं आईसीयू के लिए, 4 दे रखे हैं, तो आपको 2 से काम चल सकता है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे हॉस्पिटल जो है मोर देन सफिशिएंट है, काफ़ी है। ठीक है, तो कोई ये कहता हो कि सब काम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ये लड़के क्या देख रहे हो आप लोग, इधर देखो, तो गेम खेल रहे हो कोई, एक एक करके करो साइन। ठीक है, तो एक वार्ड में 30 बेड के वार्ड में कितने अटेंडेंट होने चाहिए, सैनिटरी अटेंडेंट। हाँ जी, खड़े हो, खड़े हो बेटा, खड़े हो, ये पीछे वाला, पीछे तेरे पीछे। हाँ जी, 30 बेड का वार्ड है, उसमें कितने बंदे होने चाहिए काम करने के। सामने देख, लिखा हुआ एक बंदा, एक सैनिटरी अटेंडेंट होगा 30 बेड के वार्ड के अंदर, समझ गए। जैसे आपके जनरल वार्ड है ना यहाँ पे, इधर बी विंग में, तो बी विंग में अगर देखा जाए तो पूरा जो ऊपर का फ्लोर है उस पर एक ही बहुत है। ठीक है, और रात को नीचे ऊपर दोनों के लिए एक बहुत है, तो टोटल 30 बेड नहीं हुआ, बात है समझ। सिमिलरली ऑपरेशन थिएटर के अंदर अगर तीनों ओटी चल रहे हैं तो आपको 2 बंदों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अदरवाइज 2 ओटी में एक शिफ्ट के अंदर एक बंदा बोला है। ठीक है, सिमिलरली जो है आईसीयू के अंदर, आईसीयू में हर 6 बेड के ऊपर एक। ठीक है, तो 18 बेड में 3 हो, 22 बेड में 4 हो। ठीक है, और इसमें क्या कहता है कि इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट के अंदर एलोकेशन भी आधी कर जा सकता है, कि रात को जो है 2 से काम चल सकता है, समझ, वो वाली बात की, हाफ होना चाहिए। ओपीडी जो है, ओपीडी में 1 डेडिकेटेड सैनिटरी अटेंडेंट फॉर ईच पब्लिक। जितने भी ओपीडीज होते हैं वहाँ पे ओपीडीज में आपके टॉयलेट भी है और एरिया भी है ओपीडी का एरिया, तो पर टॉयलेट आप एक कर देते हो, तो वो बंदा बाहर भी देख लेता है, टॉयलेट भी देख लेता है। ठीक है, ये नहीं होगा कि बाहर के लिए अलग है और उसके लिए अलग है। ठीक है,
अगर कहीं पे 2 सैनिटरी अटेंडेंट काम कर रहे हैं तो उसमें एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे 2, जैसे हमारे यहाँ जैसे कैजुअलिटी में आप देखते हो कि 2 नर्सिंग है तो एक मेल एक फीमेल, है ना। अगर आपका वहाँ पे एक हाउसकीपिंग और एक जीडी है तो एक मेल हो सकता है, एक फीमेल हो सकता है, ठीक है। ये डेडिकेटेड क्लीनिंग गैंग, जो अच्छे मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने 4 से लेके 8 बंदों का एक गैंग बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सन 2000 के अंदर जब मैं 700 बेड के हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट था, उस समय मैंने ये सिस्टम शुरू किया था कि 4 आदमियों की टीम बनाई, सिर्फ 4 जिनका जो मेरे वार्ड पे काम करते थे कि भाई मेरे को मिला आज यहाँ पे गड़बड़ है, चल भाई जाओ इमीडिएट ये यहाँ पे देख लो जाकर। कहने का मतलब ये है कि आपको अदरवाइज वो काम कर रहे हैं इधर उधर, बट जैसी रिक्वायरमेंट आई हुई है ठीक इमीडिएटली वो असेंबल करे। जैसे आपके यहाँ डीप क्लीनिंग का काम होता है, आप अपना टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, और अपने उसमें बंदे डिसाइड कर लो कि ये 3 बंदे या 4 बंदे इस काम को करेंगे, ठीक है। आपका क्या नाम है, फ्यूमिगेशन का काम है, तो फ्यूमिगेशन प्रोसेस जो है, ठीक है, उसमें वो सुपरवाइजर लेवल का काम। एक हमेशा याद रख लेना, जो फ्यूमिगेशन वाली जो प्रोसेस है वो बिना सुपरवाइजर के नहीं होनी चाहिए। तो लोगों को पता होना चाहिए सुपरवाइजर्स को, उन्हीं के सुपरविजन में ही होगी और वही कराएंगे। ये नहीं होगी आप ऐसे कर दो आप बोल के चले गए किसी ना, 24/7 यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्टेड है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि फ्यूमिगेशन वाला जो पार्ट है, क्योंकि इसमें पॉइजनस आप यूज़ कर रहे हो, ठीक, तो इसमें आपको सब कुछ देखना होगा, ठीक है। डेडिकेटेड सैनिटरी अटेंडेंट may be posted for cleaning of toilets in patient care area for strict hygiene and cleanliness, ठीक है। तो कहने का जितने भी पेशेंट केयर एरिया अलग से हैं, वहाँ पे टॉयलेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डेडिकेटेड अगर पोस्ट कर देंगे, ठीक है, आप बेस्ट आपको बताना पड़ेगा कि ये टॉयलेट तुम्हारी है, ठीक है। मैं कहूँगा कि आप स्टिकर बना के लगा दो कि भाई इस एरिया का इंचार्ज इसका ये किसकी टॉयलेट है, तो आप उसको पकड़ लोगे। नहीं तो मैं तो उधर ड्यूटी कर रहा था, मैं उधर ड्यूटी कर रहा था, मुझे गॉड साहब ने वहाँ भेज दिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ये सो जो है ओपीडी टॉयलेट का इंचार्ज, ठीक है। तब आप उसको पकड़ सकते हो, तब आप कंपेयर कर सकते हो कि यार ओपीडी वाली टॉयलेट बेटर थी या आईपीडी वाली टॉयलेट बेटर, या ओपीडी में सपोज 2 हैं, जैसे आपकी पब्लिक टॉयलेट यहाँ पे एक पीछे हॉस्पिटल के बनी हुई है और एक नीचे आपके ओपीडी में बनी हुई है, इनको कैसे कंपेयर करो? जब आपका बंदा ईयर मार्क किया हुआ होगा कि सो इसके लिए वो है, ठीक है। जैसे आपके सेमी प्राइवेट ग्राउंड फ्लोर पे जो क्या नाम है उनका, जो मैडम का अफसाना, ठीक है, तो उसकी सब लोग तारीफ करके जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक का मेरे ख्याल से एक बार कुछ शिकायत आई है उसकी, वो भी क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ और चीज़ में आ गई थी, बहुत ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में, ठीक है। अदरवाइज क्लीनिंग, क्योंकि वो उसको पता है कि मेरा एरिया, ठीक है, इट इज़ बेटर टू अलॉट एरियाज, ठीक है, बाई नेम आप अलॉट करें, ठीक है। जैसे आपके वो आईसीयू के अंदर वो हैं जो क्या नाम, बूढ़े बाबा क्या नाम है उसका, मुन्ना जी, है ना, तो वो जब से मैं वहीं देख रहा हूँ वहीं पे काम कर रहा हूँ, तो वो एडिशनल काम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करके जो है तब आपकी मॉनिटरिंग होगी, तभी आप परफॉर्मेंस असेस करोगे, नहीं तो कैसे करोगे, ठीक है। तो ये जो ईयर मार्किंग है ऑफ एरिया विजिबल्स, नेम ऑफ द पर्सन, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको नोट कर लो इस पॉइंट। ट्रेनिंग, सैनिटेशन डिपार्टमेंट मस्ट प्रोवाइड है ट्रेनिंग प्रोग्राम टू दैट, क्या उसमें क्या होना चाहिए, रिटन करिकुलम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ाएंगे क्या करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर असेसिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप एरिया को एमआर कर दो बाई नेम, तो आपको पता लगेगा किसके टॉयलेट बेस्ट है या किसका एरिया बेस्ट है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो काम कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन एंड ओरिएंटेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ठीक है। इसका जो है कोई नया बंदा आता है उसका ओरिएंटेशन, ठीक, और कंटिन्यू एजुकेशन।
अब कोई नया बंदा कोई जैसे आपके यहाँ आता है, तो कोई भी जैसे कोई नया चाहे सुपरवाइजर आ रहा है या नया चाहे अटेंडेंट आ रहा है या नया मैनेजर आ रहा है हॉस्पिटल का या डिप्टी मैनेजर आ रहा है, जो भी, तो सबसे पहला काम होता है ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन कराना कि भाई ये किस टाइप का हॉस्पिटल है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन लोग हैं, क्या हैं, ये एचआर वाला अपना करा देता है। देन ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये भी एचआर का काम हो गया। देन जॉब डिस्क्रिप्शन, ये भी एचआर वाले ने बता दिया। ये ग्रूमिंग, ये भी एचआर वाले ने बता दिया, है ना। यूनिफॉर्म एंड प्रोडक्टिव गियर, ये भी एचआर वाले ने बता दिया। लीव प्रोसीजर एचआर वाले ने बता दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, ग्रूमिंग, यूनिफॉर्म, प्रोडक्टिव गियर, लीव प्रोसीजर, ये सारे जो हैं एचआर का आ गया, प्लस विद द हेल्प ऑफ हाउसकीपिंग मैनेजर। देन जो अब डिपार्टमेंट में बंदा आ गया, डिपार्टमेंट में क्या करेगा, उसको क्लिनिकल जो केमिकल्स के बारे में, क्या क्या केमिकल्स होते हैं, क्या यूज़ करना है, कैसे करना है, क्या प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, कैसे डाइल्यूशन करना है, कोई इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, जो क्लीनिंग की स्टेप्स की आपने लो कंटामिनेट से हाई कंटामिनेट में जाना है या हाई टच से लो टच एरिया में आना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। रिपोर्टिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, किसको रिपोर्ट करना है अगर कोई चीज़ तेरा खराब हो गया तो, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, गार्बेज रिमूव होकर कहाँ जाएगा, फायर सेफ्टी, जैसे यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं फायर सेफ्टी की, उसको फायर सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, एंड पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट एंड नॉट वर्किंग, ठीक है। तब जब उसको आप ये चीज़ें बता दोगे सारी चीज़ें, तब वो उस बंदे को आप इन्वाइट करोगे, तो क्या है कि वो आपके हिसाब से बंदा जो है उसको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या मैंने काम करना है, किस सीक्वेंस में काम करना है, फायर फाइटिंग अगर की ज़रूरत पड़ेगी, फायर होगी तो कहाँ से उसका एग्जिट कहाँ पे है, ठीक है, क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है अगर आप बंदे को बताओगे, तब जा कर के आप ये कह सकते हो कि मेरा ये एम्प्लॉई जो है उसको हमने ऑडिट कर दिया प्रॉपर। तो क्लीनिंग एजेंट्स हैं वो आपके जो नॉर्मल क्लीनिंग एजेंट्स हैं, उसमें वाटर, ये जो साबुन वगैरह है, एब्रेसिव एसिड्स हैं, डीग्रीजर्स है जिससे ग्रीस व्रीस जो चिकनाई का हटाते हो, एसिड क्लींजर्स हैं, एल्कलीज हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, अदर क्लीनिंग एजेंट्स। ये एक हाउसकीपिंग केमिकल्स होते हैं जो कि आप होटल क्लीन जिम में जो होटल वाले हैं, हॉस्पिटैलिटी वाले हैं, वो लोग यूज़ करते हैं, और ये टास्की क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लगाते हैं, ठीक है। और ये R1 से R9 की सीरीज़, क्या सीरीज़ है ये, R1 से R9 की सीरीज़। ये बेसिकली क्या है कि क्योंकि इसको आपको कलर से पहचानना है, R1 जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि R1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है। तो आपको जो आपका स्टाफ है वो, इनफैक्ट ये जो सैनिटरी अटेंडेंट्स हैं उनको अगर आप बता दोगे तो बहुत ही क्लियर रहेगा कि यार किसका क्या काम, समझे। तो अगर आप जैसे करें वैसे करें, तो जो R1 है, R1 से R9 जो उन्होंने बोल रखे हैं, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं इससे कि बाथरूम क्लीनर एंड सैनिटाइजर, ठीक है। तो जो R1 है वो बाथरूम क्लीनर है और सैनिटाइजर है, और बाथरूम सर्फेसेज, सिंक, टब, टाइल्स, फ्लोर्स एंड फिटिंग्स, ये सारे के सारे जो है जो R1 केमिकल है उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका डाइल्यूशन क्या है, 20 से लेके 40 से 50, 20 से 50 ml तक 1 लीटर में। अगर आपको सिंपल क्लीनिंग करनी है तो 20 ml 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, और अगर आपको डीप क्लीनिंग टाइप करनी है बाथरूम्स की, उस सिचुएशन में 40 से 50 ml अगर 1 लीटर में डाल के डाइल्यूशन करेंगे तो आपका क्लीनिंग का सही रहेगा। क्या स्प्रे डायरेक्टली ऑन टू द सरफेस टू बी क्लीन, लीव फॉर 2 seconds, स्क्रब इफ नेसेसरी एंड वाइप सरफेस विद क्लीन ड्राई क्लॉथ एंड रिप्लेस क्लॉथ रेगुलर, ठीक है। कहने का मतलब ये एक इन ब्रीफ जो है पता होना चाहिए किसको कैसे इस्तेमाल करना है। R2 है, ये ऑल पर्पस क्लीनिंग एजेंट है, इसका कलर जो है डार्क ग्रीन कलर का है, मतलब ट्रांसपेरेंट डार्क ग्रीन कलर, अगर देखोगे तो ग्रीन कलर का नजर आएगा, ठीक है। और ये ऑल टाइप ऑफ फ्लोर्स एंड वॉल्स पे यूज हो सकता है, ठीक है, क्या टाइल लगी हुई है, कुछ भी लगी हुई है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइल्यूशन इसका है वो 20 से 40 ml 1 लीटर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदगी है तो आप 50 ml 1 लीटर में पानी में घोल सकते हो, ठीक है। क्या करना है इसको,
फ्लोर क्लीनर मेथड कैसे है इसका? फ्लोर क्लीनर फॉर ग्लास एंड फ्लोर लाइक इटालियन मार्बल, जितने भी टाइप के फ्लोर्स हैं सब पे ये क्लीनिंग के काम आ जाएगा, ठीक है। यूज फॉर वेट मॉपिंग एज वेल एज स्क्रबिंग विद मशीन, मशीन में भी डाल सकते हैं, स्क्रबिंग मशीन से, और मॉप्स के अंदर डाल सकते हैं। The wet mopping solution to be taken in bucket or mop trolley. कहता है rinse the mop frequently. Alternatively use scrubbing machine and pick up direct solution using a wet vacuum cleaner. तो कहने का मतलब ये है कि ये इसकी पहचान क्या है, डार्क कलर का है, डार्क ग्रीन कलर है, ठीक, आपको सामने देख से पता लग जाएगा। और दूसरा क्या है, डाइल्यूशन 20 से 50 ml, और सब टाइप के फ्लोर्स के ऊपर ये यूज हो सकता है, चाहे आप स्क्रबिंग मशीन में डाल लो, चाहे उसको मॉप में डाल लो। इसका R3 है, इसका कलर क्या है, ब्लू कलर है, जो कांच साफ करने वाला जो होता है ना, जिसको ग्लास साफ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लू कलर का आता है, आपको बिल्कुल इसकी पहचान होनी चाहिए, ये इस टाइप से होता है, ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर है, और इसमें मतलब इसमें ट्रांसल्यूसेंट ब्लू कलर से होता है। इसमें क्या है, विंडो मिरर्स, ग्लास, जितने भी ग्लास सर्फेसेस, ठीक है, ग्लास साफ करने के लिए, ठीक है। डाइल्यूशन 20 to 50 ml in 1 लीटर, रेडी टू यूज भी आते हैं, ठीक, और अदरवाइज इसमें आ रहा है तो डाइल्यूशन करते हैं। स्प्रे ऑन डायरेक्टली क्लॉथ, कपड़े पे स्प्रे कर लो, उसके बाद उसको वैसे डायरेक्ट इसमें भी सरफेस पे डाल के भी कर सकते हो, कपड़े ड्राई करके, अदरवाइज इसको बेट इज बेटर ड्राई क्लीन क्लॉथ पे स्प्रे करो, अप्लाई टू सरफेस एंड वाइप विद क्लीन ड्राई डेंट फ्री क्लॉथ, ठीक है। रिप्लेस क्लॉथ रेगुलरली, अगर गंदा हो जाता है तो क्लॉथ को रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है। तीसरा है फर्नीचर, जो फर्नीचर की जो पॉलिशिंग जिसको कहते हो ना, ये R4 जो है ये फर्नीचर पॉलिश है, कोई डाइल्यूशन की जरूरत नहीं इसके अंदर, रेडी टू यूज होता है, ठीक है। R4 लिखा हुआ होगा, आप उसको है तो आप समझ सकते हो कि किसी जैसे ये सर्फेसेज है फर्नीचर्स की, इनको अगर आपने क्लीन करना है तो ये R4 का इस्तेमाल होगा। इसको ग्लास पे यूज नहीं करना, अगर इसको ग्लास पे यूज कर दोगे तो क्या होगा, दिखेगा नहीं उसमें से, ठीक है। पॉलिश टाइप का, हाँ, ये पॉलिश टाइप है। जो यहाँ पे नेक्सा क्या नाम है, जो पॉस्को वाला जो है, मैंने अपनी गाड़ी यहाँ देना क्यों बंद की, कि वो R4 मेरे विंड स्क्रीन पे लगा दिया करते, तो जो काम कर रहा है उसको पता ही नहीं है। आपने गाड़ी को सर्विसिंग हो गई, वॉश हो गई, वॉश होने के बाद जब उसको सुखा रहा है बंदा, तो वो पॉलिश जो है, पॉलिश कहाँ इस्तेमाल होती है, जो डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड में पॉलिश लगाते हैं, उसी कपड़े से वो क्या करते थे, पॉस्को वाले विंड स्क्रीन को भी लगा देते। तो जब मैं लौटता था तो शाम को दिखेगा नहीं आपको, जब रात को आप जाओगे अंधेरे होने के बाद में, ठीक है। काफ़ी डेंजरस था। इसकी रिपोर्ट मैंने मारुति वालों को 3 उसके बाद से 1.5 साल हो गए, मैं आज तक मॉस्को वालों के पास, पॉस्को वालों के पास नहीं गया। क्यों नहीं गया, देखिए 2 साल हो गए, क्योंकि वो चीज़ उनको नहीं समझ में आई। इनफैक्ट मारुति हेडक्वार्टर को भी मैंने फ़ोन पे बताया था, मैंने कहा यार ये जाए चले जाए पूछ लें महाराष्ट्र वालों से, पंजाब वालों से कि यार कैसे करते हैं क्लीन। तो वह इसका मतलब कहाँ पे ड्रॉबैक हो गया, जो सुपरवाइजर है उनका, जो सुपरवाइजर है, जो उनकी हाउसकीपिंग का जो सुपरवाइजर है, जो कि गाड़ियों को साफ करवा रहा है, वो सुपरवाइजर जो है या तो उसको पता नहीं, ठीक है, पुराना बंदा है, सीनियर बन गया, ठीक है, हाउसकीपिंग मैनेजर बना दिया होगा उसको, बट उसे पता नहीं, कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं, ठीक है। दैट इज द रीजन कि लास्ट 2 ईयर्स से पॉस्को के पास में गाड़ी लेके नहीं गया, ठीक है। तो क्या करता था, वो डैशबोर्ड की पॉलिश को उनके बदले जो है वहाँ लगा देते थे विंडो स्क्रीन के। आज भी मेरे पास फोन आया था नेक्सा वालों का, मैंने कहा जी ना, इन्हें सबसे पहले ये टीचिंग दो कि पॉलिश को कहाँ इस्तेमाल करना है और ग्लास क्लीनर R3 को कहाँ इस्तेमाल करना है, समझ गए। कैसे यूज करना है आपको आता ही होगा। डू नॉट यूज ऑन ग्लासेस, टेक द बॉटल बिफोर बिफोर यूज, बॉटल को अच्छे से शेक करना है, स्प्रे ऑन दी सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ के ऊपर स्प्रे करके देन उसको अप्लाई करना है, अप्लाई टू दी सरफेस इवनली एंड स्टार्ट बफिंग, बफ द फ्लोर सरफेस टू दी हाई शाइन एंड रिप्लेस क्लॉथ रेड, उसी कपड़े को ना रगड़ते हैं। R5 है, इसका कलर क्या है, पिंक कलर है। तो पिंक कलर जो है खुशबू का कलर,
है ना? तो पिंक कलर समझ जाओगे क्या है, एयर फ्रेशनर। कहीं बदबू आ रही है, कहीं बैड स्मेल हो रही है, उसको आप मास्क करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बेवकूफ़ बनाना चाहते हो वो गेस्ट का, तो इसको छोड़ दो, ठीक है? वो थोड़ी ना चलेगी, आपने उसमें ये मिक्स कर दो एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है? तो ये जो है, जो आजकल अपना ब्रेन करता है ना? तो ये जो है इसका कलर, ये जो है कलर क्या है इसका, पिंक कलर, याद कर लो, लाइट पिंक कलर, सुंदर लड़कियों का कलर लाइट पिंक कलर, ठीक है? कहीं खुशबू देखनी है, फूलों की खुशबू देखनी है, आप फाइट, हाँ, एयर फ्रेशनर, ठीक है? डायरेक्शन रेडी टू यूज है, डू नॉट स्प्रे डायरेक्टली ऑन द फ्लोर, किसी बंदे के मुंह पे मत स्प्रे कर देना, ठीक है? स्प्रे अपवर्ड इनटू द सेंटर ऑफ द रूम एज रिक्वायर्ड, ठीक है? सेंटर अब उसको कहाँ लगाना है, ये मैंने निशान दिखा रहा हूँ, आपके जो आते थे वो क्या करते हैं, इसको यहाँ लगाओ, ठीक है? पेशेंट केयर सर्विसेज वाले जो आते हैं वो क्या कहते हैं, इसको यहाँ लगाओ नीचे, हमने इसको वापस ऊपर कर दिया, नहीं इसको नीचे लगा दो, हमने इसको वापस ऊपर कर दिया, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा हायर लेवल पे लाना, ठीक है? अपने आप मिक्स हो जाएगा। ये टॉयलेट क्लीनर है R6, डार्क ब्लू कलर है इसका, दुनिया तक क्या बोलते हैं उसको, हार्पिक, बस जो हार्पिक का कलर है वो इसका कलर है, ठीक है? हार्पिक की अलग कंपनी। तो जो R6 है वो एक तरह से हार्पिक है, डार्क ब्लू कलर है, इसको डायरेक्टली जो है हैवी ड्यूटी और क्या कहते हैं अपना रेडी टू यूज है ये, आप देखो हार्पिक को डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है? हैवी ड्यूटी टॉयलेट बॉल एंड यूरिन क्लीनर है, स्टेनलेस स्टील पे यूज नहीं करना है, एनेमल पे यूज नहीं करना है। हार्पिक को जब आप टैप पे इस्तेमाल कर ले तो क्या हो, उसकी पॉलिश उतर जाती ना, ठीक है? आपने देखा होगा कि इनफैक्ट जो हमारा घर है, हमारा जो टॉयलेट है, हमने टेक ओवर किया था तो हार्पिक से जो है बंदे ने हमारे मास्टर बेडरूम का टैप को भी क्लीन कर दिया, तो आज तक क्लीन है वो, ठीक है? पूरी पॉलिश उठी उसकी इसी टाइम। तो डू नॉट यूज ऑन स्टेनलेस स्टील, ठीक है? एनामल मार्बल टाइप्स तो यूज नहीं करना, ठीक है? फ्लश अराउंड बॉल, स्पेसिफिकली अराउंड रिम एंड बॉल वाटर लाइन, डायरेक्ट नोजल अंडर टॉयलेट रिम, इसकी नोजल डाल देते ना ऐसे करके, ठीक है? 5 से 10 मिनट छोड़ दो ताकि उसका असर आए। प्लस टॉयलेट, पुश वाटर लेवल डाउन विद टॉयलेट लेवल को डाउन कर निकाल दो उसका, ठीक है? इसलिए ये लाइन क्यों लिखी है, पुश वाटर लेवल डाउन विद टॉयलेट ब्रश? हाँ जी, कोई बताएगा? प्रेम सिंह इधर आके देख लो। ये कहता है पुश वाटर लेवल डाउन विद टॉयलेट ब्रश, क्या रीजन है इसका? वो गाढ़ा होता है ना सर, वो रह जाता है, अगर उसको ब्रश के साथ नहीं करेंगे वो दाग होता है। क्या साफ किया इससे आपने? टॉयलेट शीट साफ की, टॉयलेट के अंदर जो गंदगी थी वो साफ की, अगर कंसंट्रेटेड वहाँ पड़ा तो क्या होगा, वो माइक्रो के साथ तुम्हें भी जला देगा, नुकसान करेगा ना भाई। अगर स्किन पे टच हो गया तो डायरेक्ट करके देखना उसको कंसंट्रेटेड, ठीक है? तो ये क्या है, उसको आपने एक बार क्लीन कर दिया, एक बार फिर उसका फ्लश लगा चला दो, ठीक है? सो दैट वो जो केमिकल बाहर निकल जाए क्लीन होने के बाद, फिर वहाँ पे जो क्लॉसेट होती है ना उसमें पानी होता है ना, वो पानी रह सकता, ठीक है? आपका क्लीन, कभी भी केमिकल को छोड़ना नहीं है, किसी भी टाइप के केमिकल, ठीक है? R7 रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस, कहीं पे चिकनाई है ना, चिकनाई है तो आपको R7 का इस्तेमाल करना है। ये क्या है, 20 to 40 ml पर लीटर के हिसाब से, अगर हैवी कहीं पे तेल वेल लगा हुआ है तो 50 ml। क्या करता है ये मेथड ऑफ यूज, वेट मॉपिंग, टेक सॉल्यूशन बकेट एंड मॉप, rinse the mop frequently, alternatively use scrubbing machine and pick up solution with wet vacuum, ठीक है? तो जहाँ पे भी ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है
वहाँ पे आपको R7 का इस्तेमाल करना है। ये R8 है, ये है टास्क की R8 केटल D4। आपने देखा होगा कि इसका काम क्या है, जैसे आपने जो केटल होती है ना, जिसमें पानी रखा रहता है, गर्म करोगे या तो सफ़ेद सफ़ेद जो है सॉल्ट जम जाते हैं उसमें, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, ठीक है। तो वो कैसे उतारोगे, तो उसके लिए आप चाहिए R8 है रेडी टू यूज, क्या है ये केटल डिस्टिलर है, ठीक है। तो उस पर लगा के वो जो झुना टाइप होता है उस पर लगा के वो जो आयरन का है ना, आयरन के स्क्रबर पे लगा के है, और फिर उसको करोगे तो उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो जमा है केटल्स वगैरह में, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। R9 क्या है, रिमूवल ऑफ हार्ड स्टेन्स फ्रॉम बाथरूम वॉल्स। मतलब आपने देखा होगा कि जो हार्ड वाटर है, जो बाथरूम में वाइट लाइन लग जाती है, जैसे जैसे मैंने उसमें बताई आपको, इसमें केटल के अंदर, तो केटल में करनी है तो R8 है, लेकिन अगर बाथरूम में अगर वो वाइट लाइंस हैं, सॉल्ट जमा है, तो आपको R9 जो कि वायलेट कलर का है ना, इसका कलर क्या है, वायलेट कलर है, याद रख लो इस चीज़ को, ठीक है, ये नोट कर लेना। तो ये जो है इसको 50 से 100 ml 1 लीटर में डाइल्यूट कर लो, ठीक है। तो क्या कहता है, क्लीनिंग ऑल फिटिंग्स एंड वॉल्स इन द बाथरूम, जिसमें सिंक, टब, टाइल्स एंड फिटिंग्स, हार्ड वाटर कंडीशंस पे। यहाँ पे जैसे फरीदाबाद का पानी क्या है, हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर की क्या पहचान है, तो वो कि आपका वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो पानी कम करते हैं, और क्या नाम है, TDS जो कम करते हो, वो सारे के जो सॉल्ट है, ठीक है। तो यहाँ का TDS क्योंकि थाउजेंड्स में है, 1800 से 1900 कितना है, लेकिन नोएडा का भी 800-900 के आसपास है, तो वहाँ पे अगर आप पानी को सिंपल आप उसमें छोड़ दोगे, ठीक है, तो सिंक में कहीं पे, तो आपको उसमें वाइट लाइनें खुदरा सा नजर आएगा, अगर फिंगर लगाओगे, उसको निकालने के लिए, उन सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए, है ना, वो सॉल्ट्स को जो हार्ड वाटर जो जम जाता है उसको रिमूव करने के लिए टॉयलेट के कहीं पे भी लगा हुआ है, चाहे वो टैप पे लगा हुआ है, चाहे कहीं पे भी लगा हुआ है, टैप देखो ना, टैप के ऊपर वाइट बेडशीट लगा हुआ होता है, पानी निकलता है, ठीक है। तो वो जो है इस R9 से वो सब चीज़ें क्लीन होती हैं। और अगर इसे रेगुलरली आप क्लीन करोगे, फ्रिक्वेंसी आप रख लोगे, सप्ताह में 1 दिन में या 15 दिन में, 10 दिन में एक बार करना है इससे, तो कभी भी वो उन पर वाइट जमेगा नहीं, एकदम स्पिक एंड क्लीन आपके टैप्स और जो है बाथरूम फिटिंग्स रहेंगी, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये अब हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हमारा अच्छे से मेंटेन किए हुए है, तो ये इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेशेंट्स हैं, कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो बता के गए कि ये इतनी ऐसी क्लीननेस, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, क्लीनलीनेस, सफाई की बात कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। उनको खुद को नहीं पता डिसइंफेक्शन क्या होता है ना, बट दिखने में जो सफाई है वो बहुत आला दर्जे की है। ये चीज़ जो है फीडबैक में हमें काफ़ी लोग, स्पेशली सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड्स में रहते हैं, वो ये रिमार्क दे के जाते हैं, बता के जाते हैं कि क्लीननेस, सफाई बहुत आला दर्जे की है, बहुत अच्छी, ठीक है। इसमें जो है हमारे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो है वो बधाई की बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू।